वहाँ से कुछ पास ही पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टान के भीतर एक छोटी सी गुहा में उन्हें रहने का ठिकाना मिल गया था। हालांकि वो जगह पर्याप्त नहीं थी, परंतु काम चल सकता था। मात्र 8 फुट गहरी और 5 फुट चौड़ी जगह थी। जोगाराम और धरा दिन में वहाँ से बहुत कम बाहर निकलते थे। डोबू जाति के पहरेदारों द्वारा देख लिए जाने का खतरा था। रात में वे ज़रूर बाहर निकलते और चांद की दशा देखते कि वो पूरा है या नहीं। कभी चांद दिखता तो कभी नहीं दिखता, गहरे छाए बादलों की वजह से। कड़ाके की सर्दी में उनका ये वक्त बीत रहा था। 12 दिन बीत चुके थे। आज 13वें दिन की शाम थी। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। जोगाराम किसी खास पेड़ की जड़ें तोड़ लाता था, जो कि खाने में मीठी जैसी थी। जोगाराम ने धरा को बताया था कि इन्हें खाकर पेट कुछ भरा जा सकता है। धरा की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तीखी सर्दी, भूखे पेट, बिना पानी के वो बेहाल हो चुकी थी। ऐसे में जोगाराम ने उसके सामने वापस चलने का प्रस्ताव भी रखा, परंतु धरा ने कहा कि वो इस तरह वापस नहीं जाएगी। फिर यही 13वें दिन की रात उनके काम की निकली। आसमान साफ था और चांद पूरा गोल गोल सा ऊपर दिखा। पूरे चांद को देखते ही जोगाराम का दिल धड़क उठा, जबकि धरा खुश हो गई। पूरा चांद निकल आया जोगाराम। धरा के होठों से तेज स्वर निकला। जोगाराम ने गंभीर नज़रों से धरा को देखा। गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मुझे वहाँ कब जाना चाहिए? धरा ने पूछा। अभी कुछ देर रुको, जोगाराम ने गंभीर स्वर में कहा। घंटा भर बीत जाने दो। कितने दिन इंतज़ार किया पूरे चांद के लिए। मैं कैमरा निकालती हूँ। कहने के साथ ही धरा एक तरफ रखे बैग के पास पहुंची और उसे खोलकर कैमरे की तलाश में भीतर हाथ मारने लगी। तुम बहुत बड़े खतरे में दखल देने जा रही हो। चुप रहो जोगाराम। मुझे डोबू जाति के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। जो 10 लाख तुम्हें दिया उसकी कीमत वसूलनी है। मेरी बातों पर पूरा भरोसा मत करो। हो सकता है डोबू जाति वाले पूरे चांद की रात को पेट के बल लेट कर ना बिताते हों, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें देखकर वो उठें और तुम्हें मार दें, जोगाराम ने व्याकुल स्वर में कहा। धरा ने बैग में से कैमरा निकाल लिया। अब मैं डोबू जाति को पास से देखे बिना वापस जाने वाली नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें कहना बंद करो। जोगाराम ने कुछ नहीं कहा। धरा ने आसमान पर निगाह मारी। पूरा चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी स्पष्ट तौर पर ज़मीन पर पड़ रही थी। आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। तारे भी चमक रहे थे, परंतु सर्दी की तीव्र लहरें शरीर को झंझोड़े दे रही थीं। अब तक वो घोड़े वहीं पर बंधे होंगे? धरा ने पूछा। वो वहीं होंगे, जोगाराम बोला। काफ़ी वक्त बीत गया तो धरा बोली, मुझे अब जाना चाहिए जोगाराम। जोगाराम ने कुछ नहीं कहा। कैसे जाऊं, किधर से जाऊं? क्या कुछ आगे तक तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, जोगाराम ने स्पष्ट कहा। मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो मुझे रास्ता बता दो। कितनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी? धरा ने पूछा। 20-30 मिनट में, कहने के साथ ही जोगाराम धरा को रास्ता समझाने लगा। सर्द हवाओं के थपेड़े सहती धरा जोगाराम के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। जीन्स की पैंट के साथ सुनीता का दिया स्वेटर पहना था। रात का अंधेरा उसके आगे बढ़ने में कुछ परेशानी पैदा कर रहा था, परंतु पूरे चंद्रमा की रोशनी ज़मीन पर पड़ती उसे आगे बढ़ने में सहायता कर रही थी। जोगाराम ने बता दिया था कि कुछ आगे जाने पर पहरेदारों का खतरा शुरू हो जाएगा, और धरा कुछ आगे पहुंच चुकी थी, परंतु सब ठीक था। अभी तक कोई खतरा सामने नहीं आया था। इस वक्त तो पहाड़ी जैसी जगह पर चढ़ रही थी जहां आसपास पेड़ ही पेड़ खड़े थे। दिल धड़क रहा था धरा का। कुछ डर भी रही थी, लेकिन आगे बढ़ी जा रही थी। वो चक्रवर्ती साहब को दिखा देना चाहती थी कि खर्चे 10 लाख रुपए उसने बेकार नहीं किए। वो सफल होकर लौटना चाहती थी। डोबू जाति के बारे में पर्याप्त जानकारी पाकर वापस लौटना चाहती थी, जबकि जोगाराम की बातें सुनकर वो मनी मन विचलित थी। जोगाराम की बातों से जाहिर होता था कि डोबू जाति बेहद खतरनाक है और इनके पास जाना भी ठीक नहीं। धरा आगे बढ़ती जा रही थी। जल्दी वो चढ़ाई खत्म हो गई और वो ऊपरी हिस्से पर जा पहुंची। सामने बर्फ से लदा पूरे चंद्रमा की रोशनी में पहाड़ स्पष्ट रूप से चमक रहा था। हर तरफ वीरानी और सुनसानी थी। धरा ने पलटकर पीछे देखा तो लगा काफ़ी फासला तय कर आई है। उसने सोचा कि क्या जोगाराम उसे देख रहा होगा। फिर वो सामने के पेड़ की तरफ बढ़ गई, पहाड़ की तरफ बढ़ गई। ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी थी। ऐसे में चलने में कुछ परेशानी आ रही थी। आंखें फाड़े रास्ते को भी ठीक से देखना समझना पड़ रहा था। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था, जबकि जोगाराम के मुताबिक अब तक पहरेदारों की तरफ से उस पर जानलेवा हमला हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो क्या पूरे चंद्रमा की वजह से सब पहाड़ के भीतर पेट के बल लेटे हैं? ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? पूरे चंद्रमा को देखकर भयभीत हो जाते हैं, या ये डोबू जाति की कोई रस्म है? धरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो धीमे धीमे बर्फीले रास्ते पर चलती पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पहाड़ के साथ करीब 20 फुट तक ज़मीन थी और उसके बाद गहरी घाटी दिखाई देती थी। धरा उसी 20 फुट चौड़े रास्ते पर पहाड़ के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। जोगाराम भी यहाँ के बारे में पूरा नहीं बता सका था। आधा अधूरा ही ज्ञान था उसे, परंतु उसने ये ज़रूर बताया था कि पास ही पहाड़ के भीतर जाने का रास्ता है कहीं से। धरा 5 मिनट ही आगे गई होगी कि एकदम ठिठक गई। पहाड़ के भीतर का रास्ता उसके सामने था। वो देखती रह गई। 15 फुट ऊंचा और इतना ही चौड़ा रास्ता।
रास्ते पर कुछ आगे तक बर्फ़ पड़ी थी और फिर बर्फ़ नहीं थी। भीतर मशालें जलती देखी। मशालों की मध्यम सी संतरी रोशनी वहाँ फैली थी। पहाड़ों के भीतर मशालों की रोशनी में उसने किसी को नीचे लेटे भी देखा। धरा ने मजबूती से कैमरा पकड़ा और धड़कते दिल के साथ भीतर प्रवेश कर गई। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि अगर जोगाराम साथ में होता तो और भी अच्छा रहता। धरा भीतर पहुंची। रास्ता बाईं तरफ मुड़ रहा था, परंतु वो पेट के बल जमीन पर लेटे व्यक्ति के पास जा पहुंची। उसने शरीर पर लंगोट जैसी कोई चीज़ बांध रखी थी, बाकी शरीर नंगा था। हेलो, धरा उसके पास बैठती क्या उठी। तुम कौन हो? वो उसी प्रकार नीचे लेटा रहा। उसने सिर घुमाया परंतु ज़मीन से उठाया नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। धरा को लगा वो उसकी बात को नहीं समझ पा रहा। उसने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और बाईं तरफ मुड़ते रास्ते पर सावधानी से आगे बढ़ गई। पहाड़ के भीतर काफ़ी खुली जगह थी। छत 25-30 फीट ऊंची थी। जगह जगह मशालें लगी हुई वहाँ रोशनी कर रही थी। बाईं तरफ मुड़ते ही रास्ता 10 फुट चौड़ा देखा और उसके दोनों तरफ पहाड़ को काटकर तैयार किए बिना दरवाज़ों के कमरे दिखने लगे। फर्श पर सोने के लिए लकड़ियाँ बिछा रखी थी कि सर्दी कम लगे। हर कमरे में लोग थे और पेट के बल लेटे हुए थे। किसी के शरीर पर पूरे कपड़े थे तो किसी ने लंगोट बांध रखा था। औरतों ने भी नीचे कपड़ा बांध रखा था। ऊपरी हिस्सा नंगा था तो किसी किसी औरत ने ऊपर कमीज़ जैसा कोई कपड़ा पहन रखा था। खास बात तो ये थी कि हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। धरा ने वहाँ की सबकी तस्वीरें खींची, उनसे बात करने की चेष्टा की। एक से उसकी बात हो गई जो कि उसकी भाषा को जानता था। हेलो, धरा बोली। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जवाब में उस व्यक्ति ने पूछा। वो पेट के बल लेटा था और चेहरा भी ज़मीन से सटा था। मैं धरा हूँ, मुंबई से डोबू जाति से मिलने आई हूँ, दोस्ती करने आई हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आ जाने की? मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ धरा। तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तुमने बहुत बड़ी भूल की है यहाँ आकर, वो क्रोध से बोला। परंतु बातों के दौरान उसकी मुद्रा में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो पेट केवल वैसे ही लेटा था और चेहरा भी नीचे लगा हुआ था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो इस प्रकार लेट कर? अपनी मौत से डरो लड़की, अब तुम बहुत जल्दी मार दी जाओगी। चली जाओ यहाँ से। मुझसे डरो मत, मैं तुम लोगों से दोस्ती करने आई हूँ। हम सब मनुष्य हैं, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। मैं तुम लोगों को इस वीराने से ले जाकर किसी शहर में बसने का मौका दूंगी, रोज़गार दूंगी, बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें मिलेंगी, हम सब मिलकर रहेंगे। यहाँ से दूर शहरों में बहुत कुछ होता है। तुम मेरी भाषा जानते हो तो तुमने हमारी दुनिया को भी देखा होगा, कितना अच्छा लगता है सब कुछ। वो चुप रहा। मेरी बात समझे तुम कि मैं क्या कह रही? तुम्हारी मौत आ चुकी है, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी इस जगह पर आज पहली बार बाहर के किसी इंसान ने कदम रखा है। तुम्हारी जान ले ली जाएगी। हमें पसंद नहीं कि तुम दुनिया को हमारे बारे में बताओ। क्यों पसंद नहीं? उसने कुछ नहीं बोला। हम दोस्त हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वो चुप रहा। कई बार बुलाने पर भी वो कुछ नहीं बोला। तारा वहाँ से आगे बढ़ गई। इस दौरान वो बराबर तस्वीरें लेती जा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो रास्ता पार करने में 5 मिनट लगे कि धरा ने खुद को एक बहुत ही बड़े विशाल हॉल में पाया। पहाड़ को भीतर से काट कर बनाया गया था वो विशाल हॉल, और वहाँ पर नज़र पड़ते ही वो हैरान रह गई। सैकड़ों की संख्या में वहाँ औरतें मर्द पेट के बल नीचे लेटे हुए थे। गहरी खामोशी छाई हुई थी वहाँ। उसकी मौजूदगी पाकर भी किसी ने सिर नहीं उठाया, ना ही उठने की चेष्टा की थी। वहाँ सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो मूर्ति। 15-20 फुट लंबे चौड़े चबूतरे पर वो मूर्ति खड़ी थी, जो कि 35 फुट ऊंची रही होगी। किसी बड़े पहाड़ी पत्थर को काट छाट कर वो मूर्ति तैयार की गई थी। वो पुरानी लग रही थी। किसी स्त्री की मूर्ति थी वो। वहाँ जल रही मशालों की रोशनी में वो चमक रही थी। उसका रंग मटमैला और काला सा पड़ चुका था। सीधी खड़ी उस मूर्ति का हाथ उठा हुआ चेहरे के पास जैसे आशीर्वाद देने की मुद्रा में था। मूर्ति में स्त्री का चेहरा कुछ स्पष्ट नहीं था। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे शरीर पर कलाकार ने धोती जैसा कपड़ा लिपटा रखा हो अपनी कला के सहारे। दारा चबूतरे के पास पहुंची और मूर्ति की कई तस्वीरें ले ली। वहाँ लेटे लोगों की तस्वीरें ली। उन सारी जगह को कैमरे में कैद कर लिया। लोग अपनी जगह पेट के बल स्थिर लेटे थे। कोई सिर उठाकर उसे नहीं देख रहा था, परंतु जिसे उसी मुद्रा में जो दिख जाता उतना देख लेता था। तभी धरा की निगाह मूर्ति के पैरों में पड़ी बड़ी सी किताब जैसी चीज़ पर पड़ी। वो तुरंत चबूतरे पर चढ़ी और पास पहुंचकर उसे देखने लगी। वो किताब जैसी चीज़ ज़रूर थी, परंतु उसके पन्ने पत्तों के थे, सूखे पुराने पत्ते। उन पर कुछ लिखा था काली स्याही से। धरा ने उन पत्तों जैसे पन्ने को गिना। वो कुल 8 थे। धरा को समझ नहीं आया कि उन पत्तों पर किस भाषा में लिखा है। वक्त बर्बाद न करते हुए उसने उन 8 पत्तों को उठाकर अपने स्वेटर के बीच डाल लिया और चबूतरे से उतर आई। उसकी नज़रें हर तरफ जा रही थीं। फिर उसे उसी पहाड़ी हॉल की दूसरी तरफ आगे को रास्ता जाता देखा तो वो उस तरफ बढ़ गई। धरा ये सब करते हुए सामान्य नहीं थी। वो गंभीर, चिंतित, व्याकुल थी। वो डर रही थी, दिल धड़क रहा था। कोई उठ गया तो उसे पकड़कर कैद कर लेगा, परंतु ये लोग जाने किस रस्म, किस क्रिया के तहत पूरे चंद्रमा की रात को पेट के बल लेट जाते थे और फिर किसी हाल में उठते नहीं थे। धरा उस हॉल से बाहर निकल आई। आगे एक छोटा हॉल था, परंतु वहाँ का नज़ारा देखती बुरी तरह चौंक गई। ठगी सी खड़ी रह गई। वहाँ पर 15-20 लोग लेटे हुए थे पेट के बल।
उस कमरे में एक तरफ दीवार पर 2 बड़ी स्क्रीनें लगी थी जो कि इस वक्त बंद थी। दीवार के पास काफ़ी लंबे हिस्से में पत्थर की शेल्फ जा रही थी जिस पर स्विच बोर्ड लगे थे। तारें जाती दिखाई दे रही थी। अजीब तरह के मीटर पड़े थे। मीटरों की सुइयाँ अभी भी धरा को थरथराते दिखाई दे रही थीं। शेल्फों पर मोटी मोटी नौबें थीं घुमाने वाली। और भी कई तरह की चीज़ें थीं जो कि धरा की समझ से बाहर थी। धरा तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इन चीज़ों की डोबू जाति वालों को क्या ज़रूरत, क्या समझ है इन चीज़ों की इन्हें, इससे ये क्या करते हैं। ये तो मशालों की रोशनी में काम करते हैं, ऐसे में तारों का क्या काम। यहाँ कहीं तो बिजली भी नहीं है। एकाएक धरा को होश आया तो उसने फ़ौरन कैमरा संभाला और वहाँ की तस्वीरें लेने लगी। वो यहाँ की हर चीज़ को कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। तभी उसकी निगाह छत की तरफ उठी तो उसे पहाड़ की छत में एक बड़ा सा छेद दिखा। धरा समझ गई कि यहाँ जलती मशालों के धुआं को बाहर निकालने के लिए वो छेद बनाया गया होगा और ऐसे छेद जगह जगह होंगे। धरा जानती थी कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था और उसे जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ी। उस जगह को पार करके पहाड़ों के भीतर ही आगे जाने को रास्ता था। उस तरफ बढ़ती वो आगे निकली। आगे छोटा हॉल था और जगह जगह आग की छोटी छोटी भट्टियाँ लगी थीं जैसे कि लोहार लगा कर रखते हैं। वहाँ ढेर सारे चाकू, खंजर, तलवारों जैसे हथियार रखे थे। उनमें नन्हे नन्हे मात्र 1.5 इंच लंबे फल के चाकू भी थे। धरा समझ गई कि यह डोबू जाति के हथियार बनाने की फैक्ट्री है। धरा ने तस्वीरें ली। वहाँ भी काफ़ी लोग लेटे हुए थे। धरा को महसूस हो गया कि डोबू जाति की संख्या काफ़ी है। यह 1000 से ऊपर होंगे या ज़्यादा भी। धरा आगे निकली। आगे कमरों का हाल अजीब सा था, जैसे यहाँ युद्ध लड़ा जाता हो। वहाँ कीलों का बनाया फर्श भी एक तरफ था और भी ऐसा काफ़ी कुछ था उसे जोगाराम की बात याद आ गई कि इन लोगों को बेहद कठोर ढंग से योद्धा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके जीवन का मात्र ध्येय योद्धा बनना होता है, जिसके लिए ये जान तक दे देते हैं। धरा हर जगह की तस्वीरें लेती जा रही थी। धरा आगे गई तो ऐसा हॉल आया जहाँ सामूहिक खाना तैयार किया जाता हो। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे। बड़े बड़े पतीले थे कि जिनमें एक आदमी आराम से बैठ सके। कड़छे थे 5-5 फुट बड़े। एक तरफ छोटे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। यहाँ भी औरतें मर्द पेट के बल लेटे हुए थे। धरा उससे आगे बढ़ी तो अगले हॉल में सैकड़ों बच्चे पेट के बल लेटे थे। उनके शरीर पर लंगोट रूपी कपड़ा बंधा था। यहाँ की दुनिया धरा तस्वीरों में कैद करती जा रही थी। वहाँ से आगे गई तो कमरों की कतारें मिली। वहाँ लोग थे परंतु वो सभी पेट के बल लेटे हुए थे। आगे और भी रास्ता था, परंतु धरा अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी। अब आगे न जाकर वो वापस पलट कर चल पड़ी। जाने के उसे खतरा सा महसूस होने लगा था। मन का डर भी बढ़ गया था। उसने स्वेटर के भीतर रखे आठों पत्तों को टटोला। यहाँ पर कई चीज़ें रहस्यमयी थीं, परंतु अभी वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी और निकल जाना चाहती थी। उसने यहाँ का हाल जान लिया। चक्रवर्ती साहब को तस्वीरें दे देगी, उसके बाद वो जैसा ठीक समझे कर लेंगे। अब धरा मूर्ति वाले हॉल से निकल रही थी तो एक जगह पाँव रखते ही वहाँ नीचे बड़े व्यक्ति ने एकाएक उसकी पिंडी मजबूती से थाम ली। धरा को जैसे कोई शिकंजा पिंडी से लिपटता महसूस हुआ। धरा के होंठों से घबराहट भरी चीख निकली। वो लड़खड़ाई हुई नीचे जा गिरी। उसने अपना हाथ आगे न कर लिया होता तो उसे चोट लगनी थी। दूसरे हाथ में कैमरा सुरक्षित रहा। धरा फौरन संभली, परंतु औंधे लेटे व्यक्ति ने उसकी पिंडली अभी तक नहीं छोड़ी थी। छोड़ो मुझे, धरा ने पिंडली छुड़ानी चाहिए। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मशालों की रोशनी का प्रकाश मध्यम था। फिर वो पेट के बल लेटा था और चेहरा भी नीचे की तरफ था। उसकी कठोर आवाज़ धरा के कानों में पड़ी। कौन हो तुम? धरा नाम है मेरा, धरा ने कहा। यहाँ तक कैसे आ पहुँची? यूं ही घूमते घूमते। झूठ मत बोलो, इस जगह पर कोई भी घूमते घूमते नहीं आ। लेकिन मैं आ गई। कहाँ से आई हो? मुंबई से। मैं तुम लोगों से मिलने आई थी। क्यों? मैं सरकार के उस विभाग में काम करती हूँ जो विभाग अलग थलग रही पुरानी जातियों को दुनिया के साथ जोड़ता है, उन्हें नई ज़िंदगी दिलाता है। इसलिए डोबू जाति के पास आई हूँ। तुम लोगों का रहन सहन ठीक नहीं है, खाना पीना भी ठीक नहीं होगा। हमारी दुनिया में और भी बहुत कुछ होता है। तुम मेरी भाषा जानते हो तो हमारी दुनिया को भी जानते होगे। हम तुम सबके भले के लिए तुम लोगों को अपनी दुनिया से जोड़ना। बकवास बंद करो, हम बहुत खुश हैं यहाँ। तुम मेरी बात समझे नहीं। सब समझ रहा हूँ, पर तू नहीं समझ रही कि तूने मौत के मुंह में कदम रख दिया है। मौत अब तुम्हारा भाग्य बन चुकी है। यहाँ पर कभी भी कोई भारी इंसान नहीं आ पाया। हम उसे यहाँ पहुँचने ही नहीं देते। परंतु तुम तो भीतर तक हो आई हो। ऐसे में तुम्हारी मौत निश्चित हो गई है। यही हमारा नियम है। मैं तो तुम लोगों को दोस्त बनाने आई। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी टांग छोड़ो। नहीं, सुबह तक तुम्हें ऐसे ही रोके रखूँगा। दिन निकलने पर जब चांद छिप जाएगा तो हम उठेंगे तो मैं मार देंगे। अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती, उसने बेहद कठोर स्वर में कहा। धरा के चेहरे पर घबराहट उभरी। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? धरा परेशान उठी। नहीं, सुबह तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। धरा ने पिंडली छुड़ानी चाहिए पर नाकामयाब रही। तुम्हें कौन लाया यहाँ तक? मैं अकेली आई हूँ। कोई भी बाहरी आदमी अकेले यहाँ नहीं पहुँच सकता। ज़रूर तुम्हें कोई लाया है। मुझे कोई नहीं लाया। धरा बेचैन सी टांगें छुड़ाने की सोच रही थी। उस कमरे में स्क्रीनें क्यों लगी? वहाँ स्विच और बिजली की तारें देखी है मैंने, जबकि बिजली तो यहाँ नहीं है। तुम लोग उसका क्या करते हो? तुम बच नहीं सकती। वो गुर्रा उठा। मैं बच जाऊँगी। धरा का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे बबूसा आकर बचा लेगा। बबूसा? उस व्यक्ति के होंठों से निकला। उसी पर पिंडी छोड़ दी।
धरा फौरन छिटक कर पीछे हो गई। उसने पुनः हाथ धरा को पकड़ने के लिए हाथ मारा, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम बबूसा को कैसे जानती हो? क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है? उस व्यक्ति ने अजीब से स्वर में कहा। मैं बबूसा को नहीं जानती, उसे कभी देखा भी नहीं। इतना पता है कि वो अपनी जाति से विद्रोह करके चला गया। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये तो हमारी बात है। पता चल गई। तरह उसे देखती क्या उठी। बबूसा ने अपनी जाति से विद्रोह क्यों किया? तुम मरोगी। वो दांत पीस कर क्या उठा। बबूसा का नाम सुनते ही तुमने मेरी पिंडली से हाथ हटा लिया। इतना डरते हो उससे? धरा उठ खड़ी हुई। तुम जिंदा बचने वाली नहीं, भूसी स्वर में बोला। कभी मुंबई देखी है? धरा मुस्कुराई। नहीं, मुंबई ऐसी जगह है कि जहाँ किसी को एड्रेस के बिना नहीं ढूंढा जा सकता। वहाँ की भीड़ में लोग खो जाते हैं और तुम सिर्फ मेरा नाम ही जानते हो। ऐसे में मुझे नहीं ढूंढ सकोगे। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं फिर यहाँ आऊँगी। तब मेरे साथ मेरे विभाग के लोग होंगे और हमें लंबी बातचीत होगी। तुम मुझे दुश्मन मत समझो, हम दोस्त हैं। मैं तुम लोगों को, तुम्हारी पूरी जाति को दुनिया के साथ मिला दूंगी। धरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हम सब इंसान हैं, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। जवाब में वो व्यक्ति सिर्फ गुर्रा कर रह गया। धरा तेजी से वापस चल पड़ी। इस बार वो सतर्क थी कि कोई फिर से उसका पाँव न पकड़ ले, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और उस पहाड़ से बाहर आ गई। बाहर आते ही कड़ाके की सर्दी से उसका सामना हुआ। वो कांप उठी। पहाड़ों के भीतर ज़रा भी ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। धरा तेज़ तेज़ लगभग दौड़ने वाले अंदाज में वापस चल पड़ी। आसमान पर मौसम साफ था और पूरा चांद अपनी तेज़ रोशनी ज़मीन पर फेंक रहा था। बर्फीले पहाड़ चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। प्रकृति का शानदार नज़ारा था, लेकिन धरा को इस नज़ारे की परवाह नहीं थी। वो जल्दी जल्दी जोगाराम के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसने डोबू जाति के रहने की जगह को भीतर तक जाकर देखा था और मन ही मन इस बात को महसूस कर रही थी कि ये सामान्य लोग नहीं हैं। इनमें कुछ रहस्य तो है ही। वो स्क्रीनें, लंबी शेल्फों पर लगे स्विच, वो बिजली की तारें। धरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धरा कब उस जगह पर पहुंची उसे ना पता चला। वो वहाँ से और आगे निकल जाती अगर जोगाराम की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ती। वो फौरन ठिठकी, तेज़ सांसें ले रही थी वो। जोगाराम! धरा धरा जल्दी से कह उठी। यहाँ से चलो। वो लोग पीछे हैं क्या? जोगाराम का सर व्याकुलता से भरा था। नहीं, सब ठीक है। पूरे चांद की वजह से वो सब छाती के बल लेटे हुए हैं, उठे नहीं। परंतु वो ज़रूर पीछे आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो मुझे मार देंगे। धरा ने पीछे देखते हुए कहा। आओ। जोगाराम क्या उठा। अगर रात रात में हम पहाड़ को पार कर गए तो खतरा कम हो सकता है। बैग तो ले लो, रहने दो, हमें जल्दी से पहाड़ पार करना है। दोनों तेज़ी से आगे बढ़ गए। कैमरा धरा के हाथ में था। तुम दौड़ सकती हो? जोगाराम ने पूछा। हाँ, पर ज़्यादा तेज़ नहीं, यहाँ अंधेरा भी तो है। मेरे पीछे दौड़ो, मैं 4 कदम आगे दौड़ूंगा, समझ गई? हाँ। अगले ही पल जोगाराम और धरा दौड़ने लगे। हम कब तक पहाड़ के पास पहुँच जाएंगे? आधे पौन घंटे में, अगर इसी तरह दौड़ते रहे तो। उनके दौड़ने की आवाज़ें सर्द सन्नाटे में गूंज रही थीं। धरा हाँफने लगी थी, परंतु उसका रुकने का इरादा नहीं था। वक्त क्या हुआ है? धरा ने पूछा। रात के 2 बजे हैं। ओह, आते वक्त तो हमें पहाड़ पार करने में 7, 8 या 9 घंटे लग गए थे। दौड़ते हुए धरा बोली। तब हमारे पीछे कोई नहीं था। अब हम खतरे में हैं तो जल्दी करना होगा ये काम। वो कहते हैं कि सुबह चांद के छिपते ही वो उठेंगे और मुझे ढूंढ कर मार देंगे। ये खतरनाक बात है। जोगाराम भी दौड़े जा रहा था। मुझे भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अपने पर काबू रखो, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तुम भारी खतरे में हो, वो तुम्हें ढूंढ सकते हैं। जानते हो वहाँ मैंने क्या देखा? वहाँ। अभी बातें मत करो, बात करने से शरीर की ताकत कम होती है। हमें जल्दी से पहाड़ पार करना है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मेरे पास उनकी चीज़ों की ढेरों तस्वीरें हैं। तुम ठीक कहते थे, वो सच में रहस्यमय इंसानों की जाति है। वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो सोचने पर मजबूर करता है। आदिवासी जातियाँ अनपढ़ जाहिल होती हैं, परंतु ये डोबू जाति तो बहुत आगे है। जोगाराम पहाड़ों पर बिजली है जहाँ ये रहते हैं। नहीं तो इन्होंने एक जगह टीवी जैसी स्क्रीनें क्यों लगा रखी हैं? वहाँ स्विच भी हैं। जब लाइट नहीं है तो स्क्रीनें, स्विच, तारे किस काम की? मुझे तो लगता है कि वहाँ ज़रूर लाइट है। तरह ने दौड़ते हुए कहा। असंभव। हमारे कस्बे टाकलिंग ला से आगे कहीं भी लाइट नहीं है। ये बर्फीले पहाड़ तो वीरान है। इधर आता जाता कोई नहीं, लोग नहीं बसते। डोबू जाति के बारे में अभी कोई जानता नहीं। यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई सड़क नहीं है, पगडंडी भी नहीं है। क्या तुमने वहाँ रोशनी देखी? नहीं, मशालें जला रखी थी। अगर वहाँ लाइट होती तो वह मशालें क्यों जलाते? लाइट जलाते। परंतु वो स्क्रीन, बोर्ड पर ढेरों स्विच, वो बिजली की तारें, ये सब लाइट होने की तरफ इशारा करता है। चुप रहो और तेज़ दौड़ने की कोशिश करो। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 4 घंटों तक दिन निकल आएगा, चांद भी छिप जाएगा। उससे पहले हमें पहाड़ पार कर लेना है। जोगाराम ने ऊंचे स्वर में कहा। अगर हम पहाड़ पार कर लेंगे तो वह हमें नहीं पकड़ सकेंगे। जोगाराम ने कुछ नहीं कहा। बताओ जोगाराम, अगर हम पहाड़, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। जोगाराम की आवाज़ आई। उनके लिए कोई भी जगह दूर नहीं है। तुम उनके भीतर तक हो आई हो। पूरे चांद की वजह से वो लेटे रहने पर मजबूर होंगे, परंतु वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुमने मुझे भी खतरे में डाल दिया है। वहाँ के 2 लोगों से मेरी बात हुई। एक मुझसे पूछ रहा था कि मुझे यहाँ तक कौन लाया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं खुद ही आ पहुँची, परंतु जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो मेरे बारे में भी जान लेंगे। जोगाराम की आवाज़ में परेशानी आ गई थी। तुम मेरे साथ मुंबई चलो। वहाँ ये लोग तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। वहाँ
तुम बहुत कम आंक रही हो डोबू जाति को। ये लोग बहुत समझदार, चालाक और ख़तरनाक हैं। योद्धा तो ये होते ही हैं, परंतु दिमाग का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ऐसे में इनकी ताकत और पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुंबई के बारे में तुम गलतफहमी मत पालो कि ये वहाँ नहीं पहुँच सकते। इनके पास दौलत और ताकत की कमी नहीं है, दिमाग भी है तो ये कहीं भी पहुँच सकते हैं। तुम्हें ये ज़रूर ढूंढ लेंगे। तुम फिर मुझे डराने लगी। जोगाराम डोबू जाति के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। मेरी कही बातों का भरोसा करो। यहाँ से निकलो। तुम डोबू जाति को ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो। सब ठीक रहेगा। मैं फिर वापस आऊँगी अपने विभाग के लोगों के साथ, तब इनके साथ बातचीत की जाएगी। मुझे दुख है कि अभी भी तुम मेरी बातों को या डोबू जाति को ठीक से नहीं समझी। मैंने बढ़िया काम किया है। धरा अपने ही सपनों में थी। चक्रवर्ती साहब खुश हो जाएंगे डोबू जाति की तस्वीरों और भीतरी जानकारी को सुनकर। तुमने मुझे काफ़ी बातें बताई हैं, वो सब चक्रवर्ती साहब को बताऊंगी। जोगाराम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। पहाड़ के प्रवेश रास्ते पर उजाला चमका तो डोबू जाति के लोग उठने लगे। पूरे चांद की रात निकल आई थी। रात को एक ही मुद्रा में लेटे रहने की वजह से वो थके से महसूस कर रहे थे। कुछ तो उसी मुद्रा में नींद में डूब गए थे। ये सब उनके लिए नया नहीं था और पहली बार ना हुआ था ऐसा। ये चलन कब से चालू था उन्हें नहीं पता था, परंतु जब वो पैदा हुए तो बड़े बुजुर्गों ने उन्हें यही समझाया था कि पूरे चांद की रात आसमान से आने वाले लोगों के आदर में पेट के बल लेट जाना है, जब तक कि चंद्रमा लुप्त नहीं हो जाता। इसके पीछे महज एक ही बात थी कि जब पहली बार आसमान से पोपा यानी अंतरिक्ष यान में बैठकर दूसरे ग्रह के लोग उनके पहाड़ के बाहर उतरे थे, तो वो रात पूरे चांद की रात थी। इसी वजह से उनके आदर के रूप में हर पूरे चांद की रात डोबू जाति वाले ऐसा करते थे। डोबू जाति का ये नियम इसलिए बन चुका था कि पोपा पर सवार होकर आने वाले लोगों से उनके संबंध मधुरता भरे बन गए। डोबू जाति उन लोगों को पसंद करते थे। यूँ तो ऐसी सुबह होने पर सब उठकर अपने अपने कामों पर लग जाते थे, परंतु आज की सुबह का माहौल बहुत जुदा था। रात उनकी जगह पर कोई घुस आया था। एक युवती जो अपना नाम धरा बताती थी और खुद को मुंबई की रहने वाली बता रही थी, वो भीतर आई और उनके बीच घूमकर तस्वीरें लेकर वापस चली गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले कोई बाहरी इंसान भीतर नहीं आया था। भीतर क्या, बाहर आसपास भी दिखा तो पहरे पर लगे योद्धा उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर देते थे। इसका कारण सिर्फ इतना था कि डोबू जाति वाले बाहरी लोगों का उनके पास आना ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। परंतु रात धरा आई और भीतर सब कुछ देखकर तस्वीरें लेकर चली गई। अब उठने पर डोबू जाति का हर इंसान उसी वजह से एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देख रहा था। सब जानते थे कि ऐसे इंसान की सज़ा सिर्फ मौत ही थी। डोबू जाति का सरदार ओमारू क्रोध में लाल सुर्ख हो रहा था। उसने फौरन मूर्ति वाले हॉल में अपने बेहतरीन 7 योद्धाओं को बुलाया। अन्य लोग भी आसपास थे। 7 योद्धा भी क्रोध में नजर आ रहे थे। रात जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ओमारू गुस्से से मिट्टियाँ भीजता कह उठा, ये सब अपनी अनजान भाषा में बात कर रहे हैं, परंतु हम सबको समझने के लिए अपनी सरल भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारी जाति के अलावा सब लोग श्रापित हैं, सब अपवित्र हैं, सब भटक चुके हैं। ऐसे लोगों में से कोई युवती हमारी पवित्र जगह पर आ गई, परंतु पूरे चंद्रमा की रात होने की वजह से हम उसे खत्म ना कर सके। कितने बेबस हो गए थे हम रात को। वो हमारी जीवन शैली देख गई है। वो जगह भी देख गई है जहाँ हमने वो उपकरण लगा रखे जिनके द्वारा हम सुदूर ग्रह वाले अपने दोस्तों से बात करते हैं। वो सब कुछ हमें उन्होंने ही भेंट किया है। दीवार पर लगी स्क्रीन पर हम रानी ताशा के दर्शन करते हैं, उससे बातें करते हैं। हमने अपनी जीवन शैली गुमनाम सी बना रखी है, परंतु वो धरा नाम की मुंबई में रहने वाली युवती यहाँ आई और सब कुछ देख कर चली गई। बहुत बुरा हुआ। इससे पहले कि वो हमारे बारे में किसी को बताए उसे मार दो। हैरानी की बात है ओमारू को यहाँ तक पैसे पहुँच गई। एक ने कहा, वो ज़रूर टाकलिंग ला की तरफ से आई होगी और उसका कोई मार्गदर्शक भी ज़रूर होगा। टाकलिंग लाई हमारी सबसे करीबी बस्ती है, वरना दूसरी दिशाओं में तो दूर दूर तक बर्फ़ है और जंगल है। वो रात में ज़रूर पहाड़ चढ़कर उस पार जाने के प्रयत्न में होगी। अभी उसे पकड़ो और मार दो। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अपने साथ योद्धाओं को ले लो जितने चाहिए। उस युवती को किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। वो सुदूर ग्रह की रानी ताशा के दिए उस इकरारनामे को भी ले गई है जो कि देवी की मूर्ति के आगे रखा था। जब उसे मारा जाएगा तो उससे वो पत्ते भी ले लिए जाएंगे। तुम लोग। तभी कहते कहते ओमारू ठिठका। उसकी निगाह होम्बी पर पड़ गई थी जो कि पास आ रही थी। बाकी सबकी निगाह भी होम्बी की तरफ उठी। होम्बी बूढ़ी थी, चेहरे पर शरीर पर झुर्रियाँ नजर आ रही थी, परंतु वो 7 फुट लंबी थी और सीधी खड़ी रहती थी। उसका बूढ़ा शरीर झुका हुआ नहीं था। सिर के बाल काले और कमर तक लंबे थे। नाक के छेद में लोहे की बाली पहन रखी थी और दोनों कानों में भी लोहे की बालियां लटका रखी थी। उसने एक ऐसा कपड़ा लपेट रखा था जो कि उसकी छातियों से लेकर कूल्हे तक जा रहा था। पाँव में कुछ भी नहीं पहना था। नाक लंबा और चोंचदार था, माथा चौड़ा था। हम भी पास आकर टिटकी और ओमारू को देखते हौले से हंसी। तुम लोग जाओ और इस युवती को ढूंढ कर खत्म कर दो। फ़ौरन चल दो यहाँ से, ओमारू गुस्से से बोला। वो 7 तुरंत वहाँ से चले गए। मज़ा तो आ रहा होगा ओमारू, होम्बी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। तुम आज अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई जादूगरनी? ओमारू कह उठा। तेरा चेहरा देखने आई हूँ कि किसी भारी के यहाँ आ जाने से तेरा क्या हाल हो रहा है। उसे मार दिया जाएगा। मैंने डोबू जाति के जाने कितने सरदार देखे हैं, परंतु तू पहला सरदार है जाति का कि जिसकी छत्र छाया में कोई बाहर का इंसान भीतर घुस आया।
तेरी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जादूगरनी, ओमारू ने नाराज़गी से कहा। तू मेरी बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता ओमारू, होम्बी ने कहा। ऐसा ना कहो जादूगरनी, मैं हमेशा तुमसे सलाह लेता हूँ पर उस सलाह पर चलता नहीं। मैं हमेशा चला हूँ। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि बबूसा को यहाँ से मत जाने देना। वो जाना चाहेगा पर वो चला गया और मैंने उसे रोकने की चेष्टा की थी, परंतु उसने मेरे योद्धाओं को मारना शुरू कर। तो क्या हो गया? तू ज़्यादा बल का प्रयोग करके उसे रोक सकता था। मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहता था। क्यों? वो पोपा अंतरिक्षयान से आया था। उस पर सख्ती करता तो वो लोग बुरा मान जाते, पर तू बबूसा को रोक लेता तो ज़्यादा ठीक रहता। वो मेरे से नाराज़ नहीं था, वो अपने ही लोगों से नाराज़ था। उस कमरे में बैठकर वो उनसे बात किया करता था और उस दिन गुस्से में वो यहाँ से जाने को कहने लगा। रानी ताशा से उसने विद्रोह कर दिया था। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि रानी ताशा राजा देव को ज़बरदस्ती पोपा में बिठाकर अपने ग्रह पर ले जाए। बबूसा के जाने का नुकसान तेरे को भी होगा। मेरे को क्या? बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, मुझे सब दिख रहा है। हम भी गंभीर स्वर में कह उठी। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे भी बता जादूगरनी, ओमारू उसे देखता बोला। बबूसा का हमारे योद्धाओं से झगड़ा हो रहा है। तो क्या बबूसा फिर यहाँ आने वाला है? नहीं, तेरे योद्धा मुंबई जाएंगे और वहाँ पर यह झगड़ा होगा, हम्बी ने कहा। यह नहीं हो सकता। मुंबई में बबूसा क्यों झगड़ा करेगा मेरे योद्धाओं से? हम्बी मुस्कुराई। ओमारू उसे देखता रहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि पूरे चांद की रात जाति पर कोई मुसीबत आने वाली है, पर तूने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात आई ना मुसीबत, वो लड़की आई ना। वो क्या मुसीबत थी जादूगरनी? अब वही तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करेगी। मैं समझा नहीं। उसी लड़की के कारण बबूसा तुम लोगों से दुश्मनी ले लेगा, हम भी बोली। परंतु वो लड़की तो अभी मार दी जाएगी, ओमारू के होठों से निकला। हम भी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ ओमारू को देखा। ये तू सोचता है, सोच ले, परंतु भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो तो समय समय पर मुझे मालूम होता रहता है। मुझे सब कुछ पता चल जाता है। अगर मेरी बात मानकर तूने बबूसा को यहाँ से जाने से रोक लिया होता, अगर मेरी बात मानकर पूरे चांद की रात आने वाली मुसीबत के इंतज़ाम में तू तैयार रहता, तो सब ठीक से चलता रहता। परंतु अब बहुत कुछ होने वाला है। बबूसा अपनी तैयारी कर रहा है और रानी ताशा के पोपा यानी अंतरिक्षयान में बैठकर आ पहुँचने का वक्त भी करीब आता जा रहा है। सब कुछ एकदम इकट्ठा होगा और तूफान उठेगा तब। मैं समझा नहीं जादूगरनी, मुझे स्पष्ट बताओ कि बात क्या है। ओमारू क्या उठा। बात समझने का वक्त अब निकल चुका है। अब तो सिर्फ इंतज़ार करो और देख आगे क्या होता है। हम्बी ने कहा और अपने लंबे काले बालों पर कंघी की तरह उंगलियां फेरते पलटी और आगे बढ़ गई। दिन निकल आया था। उजाला हर तरफ फैलना आरंभ हो गया था। आकाश से चंद्रमा जाने कहाँ गायब हो गया था। गजब की सर्दी का एहसास हो रहा था। हाथ ठंडे होकर बेजान से हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे चेहरे पर नाक रही ही ना हो। पूरा बदन अकड़ा पड़ा था, परंतु धरा अपनी पूरी हिम्मत से काम ले रही थी। वो जानती थी कि जब तक इस इलाके में तब तक भारी खतरे में है। यहाँ से दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। धरा ने जोगाराम के साथ साथ तेज़ी से पहाड़ चढ़ा था, जैसे वो मौत को दगा दे देना चाहती हो। इस बार एक बार भी नहीं फिसली नीचे की तरफ। वो बस तेज़ी से पहाड़ पार कर जाना चाहती थी। जब दिन पूरी तरह फैले आधा घंटा गुजरा तो वे दोनों पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे थे। बर्फ और सर्दी ने शरीरों पर कहर बरपा रखा था। जोगाराम ने व्याकुल भाव से पीछे की तरफ देखा, परंतु पीछे कुछ नहीं दिखा। क्या देख रहे हो? धरा ने भी पीछे देखते हुए कहा। पहाड़ उतरने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल में 45 मिनट में हम नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बर्फ़ का पहाड़ है। पहाड़ खुद ही हमें नीचे पहुंचा देगा। चांद आसमान से गायब हो चुका है। डोबू जाति वाले अब क्या कर रहे होंगे? धराना है। जोगाराम को देखा। वो तो मैं हर हाल में ढूंढकर मार देना चाहेंगे। शायद वो हमारे पीछे आ रहे हैं। कहने के साथ ही जोगाराम ने बर्फ़ की ढलान पर छलांग लगाई, नीचे लुढ़कता चला गया। धरा ने भी ऐसे ही किया। आधे घंटे में धरा और जोगाराम पहाड़ से नीचे पहुंच गए थे। घोड़े वहीं बंधे मिले और सर्दी में उनका बुरा हाल हुआ लग रहा था। जोगाराम ने पास पहुंचकर घोड़ों पर हाथ फेरा, उन्हें थपथपाकर गर्म किया, उनकी रस्सियां खोलकर समेटी, उन पर जीन डाली। सब तैयारी करने के बाद उसने धरा को देखा, जो गंभीर सी एक तरफ सोचों में डूबी खड़ी थी। आओ, जोगाराम बोला, घोड़े पर बैठो। तुम सही कहते हो कि वो लोग बबूसा से बहुत डरते हैं। आगे बढ़ती धरा क्या उठी। एक ने मेरी पिंडली पकड़ ली थी। वो छोड़ने को तैयार नहीं था। शायद मैं फंस जाती, परंतु तभी मैंने बबूसा का नाम लिया तो उसने फ़ौरन पिंडली छोड़ दी और मैं बच गई। जोगाराम ने धरा को घोड़े पर बिठाया, फिर खुद दूसरे घोड़े पर बैठा और उनका वापसी का सफ़र शुरू हो गया। घोड़े रास्ता जानते हैं, जोगाराम ने ऊंचे स्वर में कहा। बस इन्हें तेज़ भगाने की कोशिश करो। आज और कल का दिन हमें घोड़ों पर ही सफ़र करना है, तब हम टाकलिंगला पहुंच सकेंगे। धरा ने लगाम से घोड़े को तेज़ भागने का इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त डोबू जाति वाले क्या कर रहे होंगे? जो भी करें, कम से कम हमारे पीछे ना आए, जोगाराम ने बेचैन और गंभीर स्वर में कहा। घोड़ों की टापों की आवाज़ उस बर्फीली घाटी में गूंज रही थी। आसपास हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे। कभी पथरीला रास्ता शुरू होता तो कभी सपाट। पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें हर तरफ गिरी नजर आ रही थी। चारों तरफ घना जंगल ही दिखाई देता।
पेड़ों के तने मोटे और पुराने थे, ऊंचाई जैसे आसमान को छूती थी। कुछ पेड़ घने थे तो कुछ सीधे लंबे खड़े थे। सर्द हवा के झोंके शरीर को उधेड़ कर रख रहे थे। रात को वे सोए नहीं थे, खाना भी कुछ नहीं था। ऊपर से घुड़सवारी ने बुरा हाल कर रखा था। जोगाराम तो ये आसानी से सह रहा था, परंतु धरा को तकलीफ हो रही थी खाली पेट घुड़सवारी करने की। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा मुरझा गया था। 2 सप्ताह से ठीक से खाना नहीं खाया था और सोई भी नहीं थी। ऊपर से घोड़ों का पहाड़ी सफ़र। परंतु वो मनी मन राहत से भरी थी कि उसकी मेहनत खराब नहीं गई। कुछ तो करके लौट रही है। घोड़े तेजी से दौड़े जा रहे थे। आगे जोगाराम का घोड़ा था, पीछे धरा का। शाम हो चुकी थी। सुबह चलने के बाद एक बार भी घोड़े रुके नहीं थे। जोगाराम वहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहता था। धरा का मन रुककर कहीं आराम करने का था, परंतु ये बात वो जोगाराम से कह नहीं सकी थी। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना था तो रात भर आराम करना ही था। धरा सोच रही थी कि गहरी नींद लेने की पूरी चेष्टा करेगी। इस वक्त घोड़े पहाड़ जैसी जगह से किनारे किनारे मध्यम रफ्तार से आगे दौड़ रहे थे। जगह खतरनाक थी। दाईं तरफ 30-40 फुट गहरी जगह थी। गिरे तो काम हो जाना था, परंतु घोड़े सधे हुए थे। ऐसे रास्ते पर सफ़र करने की उन्हें आदत थी, जबकि धरा इस सफ़र से थक कर चूर हो गई थी। मैं थक गई हूँ, धरा ने ऊंचे स्वर में कहा। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक चलती रहो। अब तो हमें डोबू जाति वालों का खतरा नहीं रहा। अब हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, धरा बोली। वहम में मत रहो, वो लोग कहीं भी पहुँच सकते हैं, परंतु वो हमें ढूंढेंगे कैसे? हम तो काफ़ी दूर। ये हमारे लिए दूर है, उनके लिए कुछ भी दूरी नहीं है। तुम उन्हें ठीक से जानती नहीं। तभी पहाड़ के किनारे का रास्ता समाप्त हुआ। पथरीला जंगल शुरू हो गया। घोड़ों की रफ्तार जंगल में अब तेज़ हो गई। कल हम टाकलिंगला पहुंच जाएंगे, धरा ने ऊंची आवाज़ में कहा। हाँ, कल दोपहर तक पहुंचेंगे, परंतु खतरा वहाँ भी कम नहीं होगा। डोबू जाति वाले वहाँ हमारी तलाश में ज़रूर आएंगे। तुम मुझे भी खतरे में डाल चुकी हो। वो जान लेंगे कि मैं तुम्हारे साथ था। तुम मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं चलते? कुछ वक्त बाद वापस आ जाना। बच्चों ऐसी बातें ना करो, वो मुंबई भी पहुंच जाएंगे। उन्हें पता नहीं लगेगा कि हम मुंबई में कहाँ पर हैं। वो वहाँ भी ढूंढ लेंगे। उनके पास शक्तियाँ हैं। कैसी शक्तियाँ? उनके पास हॉम्बी है। हॉम्बी उनकी सहायता करती है। हॉम्बी कौन? जादूगरनी कह लो उसे। उसके पास बातें जानने की ताकत है। कई बातों वो पहले ही बता देती है उन्हें। डोबू जाति वाले जब भी मुसीबत में आते हैं, वही अपनी राय पर उन्हें मुसीबत से निकालती है। ये तुमने नई बात बताई। हम भी उन्हें बता देगी कि हम मुंबई में कहाँ पर हैं। वो सच में इतनी बड़ी जादूगरनी है? मुझे जो पता है वही तुम्हें बता रहा हूँ। वो मुझे वहाँ नहीं दिखी। वो भी पूरे चंद्रमा के कारण औधे ढंग से लेटी होगी तब। नहीं, उस पर डोबू जाति का कोई नियम लागू नहीं होता। वो आज़ाद है नियमों से। एक वही है जो पूरे चंद्रमा की रात पेट के बल नहीं लेटती। डोबू जाति के मेरे दोस्त ने मुझे ये बात बताई थी। तो वो मुझे क्यों नहीं दिखी, ये मैं नहीं जानता। हम भी देखने में कैसी है? खूबसूरत है। वो बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी, परंतु जवानों की तरह चलती है। चलने फिरने और बातें करने में वो जवान है। वहाँ डोबू जाति के लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, परंतु हम भी वैसी की वैसी ही रहती है। उसकी उम्र क्या है कोई नहीं जानता। वो कब से डोबू जाति से जुड़ी है कोई नहीं जानता। उसके पास अनजानी ताकतें हैं, परंतु वो डोबू जाति पर राज नहीं करती। वो सिर्फ उनकी सहायता करती है। खतरों से उन्हें आगाह करती है। मुसीबत में उनकी सहायता करती है। ये तुमने अजीब बात बताई। ये सच है, पर वो मुझे नज़र क्यों नहीं आई वहाँ? मैं उसकी भी तस्वीर खींच लेती। तुम वहाँ से वापस लौट सके, इस बात को तुम कम आंक रही हो, जबकि तुम्हारे लौटने पर मुझे हैरानी और इस बात का पूरा डर है कि तुम जिंदा ना रह सको। वो तुम्हें मार देंगे। मेरे लिए भी खतरा खड़ा हो गया है। तुम डर रहे हो? हाँ, इन हालातों से मुझे डरना पड़ रहा है, पर मैं तो नहीं डर रही। बच्चे को नहीं मालूम कि शेर क्या होता है। उसके सामने शेर आ जाए तो बच्चा खुश हो जाएगा और उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा। तो मैं इस वक्त उसी बच्चे की तरह जो समझ नहीं पा रहा कि शेर क्या होता है। धरा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। हॉम्बी के बाल पूरे काले हैं, जबकि सैकड़ों वर्ष की उम्र है उसकी। ये सब तुम्हें डोबू जाति वाले तुम्हारे दोस्त ने बताया? हाँ। अब अंधेरा छाना शुरू हो गया था। अगले आधे घंटे में पूरी तरह अंधकार छा जाना था। दोनों घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। तभी जोगाराम के मस्तिष्क को झटका लगा। पल भर के लिए उसने हवा में उड़ती किसी चीज़ को आते देखा अपनी तरफ। वो चीज़ लोहे की कुछ मोटी पत्ती का चौकोर टुकड़ा था, जो कि हवा में तीर से भी तेज घूमता उसके पास आया और गर्दन पर जा लगा। मात्र एक पल में ही उसकी गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी। अब उसका गर्दन से बिना का शरीर घोड़े पर बैठा दौड़ता दिखा। धरा की निगाह जोगाराम पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जोगाराम! धरा गला फाड़कर चीख उठी। अगले ही पल जोगाराम का शरीर घोड़े से नीचे गिरता चला गया। घोड़ा रुक गया, परंतु उसको जूता जूता रकाब में फंसा रह गया। ऐसे में उसका छाती वाला हिस्सा नीचे की तरफ था और रकाब में फंसा पाँव ऊपर की तरफ। कटी गर्दन वाले हिस्से से तेजी से खून बहता बाहर निकल रहा था। धरा का चेहरा आतंक से भयावह हो गया था। उसने जोगाराम की गर्दन कटे शरीर को घोड़े की सवारी करते अपनी आंखों से देखा था। वो सिर से पांव तक खौफ से भर गई थी। अब जोगाराम की हर बात उसे सच लगने लगी। उसने जो भी कहा वो सच था। डोबू जाति वाले आसपास ही कहीं हैं। धरा ने पागलों की तरह घोड़े की लगाम को झटका देकर घोड़े को भागने का संकेत दिया तो घोड़ा और तेजी से भाग निकला।
धरा घोड़े की पीठ पर बैठी जोर जोर से उछलने लगी तो आगे को झुकती अपने घोड़े की गर्दन थाम ली। लेटी सी गई घोड़े की पीठ पर। वो आतंक में लिपटी हुई थी। जोगाराम की सिर कटी लाश आंखों के सामने घूम रही थी और अपनी मौत का डर सता रहा था। मस्तिष्क में एक ही बात थी कि डोबू जाति के खूंखार लोग आसपास ही कहीं हैं, वो उसकी भी जान ले लेंगे। जोगाराम ठीक कहता था कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो तो तभी से ही भागे जा रहे हैं। डोबू जाति वाले उनके लिए बाद में रवाना हुए होंगे, परंतु उनके पास आ पहुंचे। धरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या चीज़ फेंक कर उन्होंने जोगाराम पर वार किया कि गर्दन कट गई। धरा उनकी फैक्ट्री जैसी जगह देख चुकी थी जहाँ उनके हथियार बनते थे। उनके कई हथियार धरा की समझ से बाहर थे कि वे उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। धरा इस वक्त खुद को घोड़े के हवाले कर चुकी थी। अब यही उसका साथी था। सर पर दौड़ा जा रहा था घोड़ा। धरा गर्दन थामे उसकी पीठ से लिपटी हुई थी। चेहरा राख की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। अंधेरा फैलता जा रहा था। धरा नहीं जानती थी कि घोड़ा किस दिशा में जा रहा है, परंतु जोगाराम की बात उसे याद थी कि घोड़े अपना रास्ता पहचानते हैं। धरा मन ही मन सोच रही थी कि घोड़ा ज़रूर सही दिशा में टाकलिंग ला की तरफ जा रहा होगा, परंतु क्या डोबू जाति वाले अभी भी उसके पीछे हैं? वो ज़रूर पीछे होंगे। जोगाराम कहता था कि वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। धरा सेहर उठी कि क्या अब वो मारी जाएगी। उसे जोगाराम की वो सब बातें याद आने लगी जब वो समझाता था कि डोबू जाति खतरनाक है, उधर जाना ठीक नहीं। धरा पछता उठी कि वो उधर ही गई क्यों। वो तो जोगाराम की बातों को इसलिए हल्के में ले रही थी कि वो सोचती जोगाराम उधर जाना नहीं चाहता, तभी बहाने बना रहा है। जोगाराम की मौत का उसे बहुत दुख था, परंतु इस वक्त तो उसे अपनी जान की चिंता थी कि डोबू जाति वाले पीछे ही कहीं हैं। वो लोग ज़बरदस्त योद्धा हैं और दुश्मन की गर्दन काट देने में वो दक्ष हैं। जोगाराम की गर्दन सेकंडों में कैसे धड़ से गायब हो गई और उसे तब पता चला जब ज़मीन पर उसका सिर गिरने की आवाज़ गूंजी थी। हे भगवान! धरा मनी मन बड़बड़ा उठी। अंधेरा छा गया था, पूरी तरह अंधकार फैल गया था। धरा घोड़े की पीठ पर गर्दन थामे लिपटी हुई थी। उसे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आज तो चांद भी नहीं निकला था कि उसकी रोशनी का सहारा होता, परंतु घोड़ा दौड़े जा रहा था। जानवरों में अंधेरे में देख लेने की शक्ति होती है, या उनकी आंखें देख लेती हैं अंधेरे में। कुछ भी हो, अंधेरा होने पर घोड़ा रुका नहीं था। यह भी हो सकता है कि घोड़े के मन में भी दहशत हो। उसने भी जोगाराम का गर्दन कटा सिर शरीर देखा हो। दौड़ता रहा घोड़ा। घोड़ा अब थकने लगा था। 2-3 बार ठोकर खाकर गिरने को भी हुआ था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब घोड़ा रुक गया। धरा ने मन ही मन सोचा कि अंधेरा होने के बाद 3-4 घंटों तक दौड़ता रहा है घोड़ा, और उस जगह से बहुत दूर आ चुका है जहाँ पर जोगाराम की गर्दन कटी थी। तो क्या वो खतरे से बाहर आ चुकी है? डोबू जाति वाले पीछे रह गए हैं? उनके पास घोड़े तो होंगे नहीं। धरा घोड़े की पीठ से नीचे उतरी। पूरा बदन टूट फूट रहा था। शरीर के हर हिस्से से दर्द की लहरें उठ रही थीं। ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और आंखों के सामने जोगाराम की सिर कटी लाश घूम रही थी। वो बच गई। जोगाराम की जगह उस समय उसका सिर भी कट सकता था। धरा ने शरीर पर पड़े स्वेटर को टटोला। कैमरा स्वेटर के बीच फंसा था और वो लिखे हुए सूखे पत्ते भी स्वेटर के भीतर फंसे मौजूद थे। धरा ने वहाँ इधर उधर नजर मारी। मन में डर नाच रहा था कि कहीं डोबू जाति के हत्यारे योद्धा ना आ जाए। गहरे अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। ये जंगल जैसी जगह थी और इधर उधर चट्टानें बिखरी हुई थीं। धरा ने पेड़ों को देखा कि कहाँ पर वो छिपकर रात बिता सकती है। मन ही मन उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था कि ये काम अकेले करने की क्या ज़रूरत थी। क्यों उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? जोगाराम के समझाने पर भी उसे समझ क्यों ना आई? चक्रवर्ती साहब से कहती कि विभाग के और लोगों को भी टाकलिंगला भेज दें, उनके साथ ही सफ़र करती। उसे अकेले ये काम नहीं करना चाहिए था। डोबू जाति दूसरी जातियों की तरह नहीं है, ये खतरनाक है। पेड़ ऊंचे और घने थे। रात के अंधेरे में उन पर चढ़ने से धरा को डर सा लगा, परंतु कोई जगह तो चाहिए थी कि रात बिता सके। यूं तो वो खुले में भी रात बिता सकती थी, परंतु डोबू जाति के लोगों के आ जाने का खतरा था। जोगाराम की तरह वो उसका गला भी काट देंगे। धरा मरना नहीं चाहती थी। अब उसे जोगाराम की कमी महसूस हो रही थी। वो पास में था तो उसे चिंता नहीं थी। धरा वहाँ बिखरी चट्टानों की तरफ बढ़ी और सोचा कि इनमें से किसी चट्टान की ओट में छिप सकती है। गहरा अंधेरा है, वो लोग आ भी गए तो उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। धरा कभी एक चट्टान के पास जाती तो कभी दूसरी। मुनासिब जगह देख रही थी कि कहाँ पर छिपे, जहाँ वो डोबू जाति वालों को नज़र ना आ सके। तभी एक चट्टान के पास जा टिटकी। वो उसे भीतर से खोखली सी लगी। रोशनी करके भीतर देखने का उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं था। हाथों से चट्टान के मुंह को चेक किया तो पाया कि वो भीतर जा सकती है। थोड़ी तंग है, परंतु भीतर चली जाएगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो भीतर से कितनी गहरी है। उसने चट्टान को देखा। वो सिर्फ 6 फुट लंबी थी और 4 फुट चौड़ी थी। ऐसे में भीतर अगर जगह खाली भी है तो वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन डोबू जाति वालों से बचने के लिए इस वक्त इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती थी। धरा डोबू जाति वालों से डरी हुई थी। जोगाराम का अंजाम उसने अपनी आंखों से देखा था। धरा सिकुड़ कर चट्टान के भीतर जाने का प्रयत्न करने लगी। जगह वास्तव में तंग थी, ऊपर से गहरा अंधेरा था। 5 मिनट की चेष्टा के पश्चात वो चट्टान की खोज ऐसी जगह के भीतर प्रवेश कर सकी, परंतु भीतर ज़्यादा जगह नहीं थी। इतनी तंग जगह थी कि वो बेहद कठिनता से खुद को घुसा पाई। वहाँ सिर्फ बैठने की जगह थी, परंतु मन ही मन धरा ने सोचा कि शुक्र है उसे ये जगह मिल गई। अगर डोबू जाति वाले यहाँ आते तो उसे ढूंढ नहीं सकेंगे।
किसी तरह कठिनता से वो चट्टान के भीतर उकड़ू सी बैठ चुकी थी। वहाँ से उसे थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा दिख रहा था। उसने सिर आगे करके बाहर देखा तो कुछ दूरी पर उसे घोड़े की टांगें दिखाई दी। वो मध्यम सी हार थी जिसकी वजह से धरा की आंख खुल गई। वो उसी तरह उकड़ू बैठे बैठे ही झपकी लगा बैठी थी और वो नहीं जानती कि कितनी देर वो सोई रही। अब आंखें बंद थी, नींद में थी कि किसी मध्यम सी आहट पर तुरंत उसकी नींद टूट गई थी। डर की वजह से दिल धड़क उठा, बाहर कोई था, वरना उसकी नींद न टूटती आहट से। अगले ही पल ये सोचकर उसने रात भरी सांस ली कि बाहर घोड़ा है, उसकी तरफ से कोई आहट उभरी होगी। चट्टान में फंसी बैठी धरा ने थोड़ा सा सिर झुकाया, बाहर देखा, घोड़े की टांग वहीं पर देखी जहाँ उसने पहले देखी थी। धरा जानती थी कि घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी बैठता नहीं, वो खड़े होकर ही नींद लेता है, खड़े होकर ही आराम करता है, सब काम वो खड़े रहकर ही करता है। तभी धरा ने घोड़े को हिलते घूमते देखा। धरा सतर्क हो गई, तो क्या कोई बाहर है? तभी धरा के होंठों से चीख निकलते निकलते बची। ठीक सामने मात्र 2 फुट की दूरी पर इस पत्थर के बाहर किसी की टांगें दिखी, घुटने से नीचे तक की टांगें। धरा फटी फटी आंखों से मुंह पर हाथ रखे उन पिंडलियों को देखती रही। सांस भी रोक लिया उसने। तो डोबू जाति वाले उसकी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। घोड़ा देखकर वो समझ गए होंगे कि वो आसपास ही है, वो उसे भी मार देंगे। उसी समय उस पत्थर के बाहर खड़ी टांगें वहाँ से हट गईं। धरा जान चुकी थी कि मौत का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है, ये लोग इसे मार देना चाहते हैं। सहमी सी धरा ने सिर पीछे किया और उकड़ू सी बैठ गई। मन ही मन यही सोच रही थी कि क्या ये लोग इसे ढूंढ लेंगे। डर के मारे धरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। मौत के खौफ से रह रहकर शरीर में कपकपी दौड़ने लगती। जोगाराम की सिर कटी लाश घोड़े पर बैठी आंखों के सामने घूमी। धरा जानती थी कि इस मंजर को वो कभी नहीं भूल सकेगी। जोगाराम ठीक कहता था कि वो उन 5 की मौत को नहीं भूल पा रहा था जिन्हें डोबू जाति की तरफ लेकर गया था, और उसके देखते ही देखते एक व्यक्ति ने उनके सिर काट दिए थे। अब धरा समझ सकती थी कि जोगाराम ने तब कैसा दृश्य देखा होगा, उसे कैसा महसूस हुआ होगा। परंतु धरा लाख सोचने पर भी समझ नहीं पा रही थी कि जोगाराम की गर्दन किस हथियार के फेंकने से पलक झपकते ही कट गई। उसे वो हथियार नज़र क्यों नहीं आया? ना ही उसे वार करने वाला दिखा जिसने कोई हथियार जोगाराम की तरफ फेंका था। धरा समझ चुकी थी कि डोबू जाति की तरफ जाना उसकी भारी भूल थी। ये लोग खतरनाक हैं, दरिंदे हैं, युद्ध कला में बहुत तेज़ हैं। ये किसी भारी व्यक्ति का अपनी तरफ आना पसंद नहीं करते। धरा को तारों वाला कमरा याद आया, वो मूर्ति याद आई जो चबूतरे पर खड़ी थी। डोबू जाति अन्य पुरानी जातियों से अलग है, रहस्यमय है ये लोग। पता नहीं ये करते क्या है और इनके जीने का मकसद क्या है। वो उनके वहाँ तक पहुँच गई तो अब ये लोग सज़ा के तौर पर उसे मार देना चाहते हैं। तभी धरा शहर सी उठी। बाहर उसे 2 लोगों से बात करने की आवाज़ आई। मध्यम सा स्वर उसके कानों तक पहुँच रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं या फिर उनकी भाषा अलग थी जो उसकी समझ में नहीं आई। धरा सहम कर अपने आप में सिमट गई। जाने ये लोग कितने हैं, शायद उसे ढूंढे बिना ना जाए। घोड़े के पास ही छिपकर उसने गलती कर दी, उसे कहीं दूर जाकर छिपना चाहिए था। धरा वहीं दुबकी रही, अपनी मौत का इंतज़ार करती रही। दिन निकल आया। धरा का शरीर और अकड़ गया था, थकान भर गई थी। रात भर की कड़कती सर्दी ने उसकी हिम्मत को और भी तोड़ दिया था। वो एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। वो नहीं जानती थी कि अब उस चट्टान के बाहर की स्थिति क्या है, वो लोग हैं या चले गए। सिर नीचा करके वो झांक कर देख चुकी थी कि अब घोड़े की टांगें उसे कहीं नहीं दिखाई दी थी। शायद वे लोग चले गए होंगे, घोड़ा भी ले गए होंगे, परंतु घोड़े के जाने की आवाज़ तो उसे नहीं आई थी। जो भी हो, धरा की हिम्मत नहीं थी कि उस चट्टान के भीतर से बाहर निकलती। वो यही सोच रही थी कि वो आसपास ही छिपे और उसके बाहर आते ही उसे मार देंगे। डर उस पर सवार था। दिन और आगे बढ़ने लगा। धरा बार बार सूखे ओठों पर जीभ फेर रही थी, पेट पर हाथ रखे थी। भूख और प्यास ने उसकी ताकत छीन रखी थी। वो बेदम सी हो रही थी, थकान से पूरा शरीर दर्द हो रहा था। बाहर सर्द मौसम था, सूर्य नहीं निकला था और ठंडी हवाएं चल रही थी। धरा फैसला नहीं कर पा रही थी कि बाहर निकले या नहीं। डोबू जाति वाले बाहर छिपे तो नहीं होंगे। इस कश्मकश में उलझी पड़ी थी वो। दिन और आगे सरक गया। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा, 10 बज रहे थे। जब 11 बजे तो धरा ने बाहर निकलने की सोची। मन में यही चल रहा था कि कब तक इस तरह बैठी रहेगी, बाहर तो निकलना ही होगा उसे। घोड़ा भी नहीं दिखा उसे और धरा उस चट्टान के तंग मुहाने से बाहर निकली, बेहद कठिनता से सरक सरक कर। थोड़ा सा कंधा भी छिल गया। वो बाहर निकल आई। भय भरी निगाहों से वो हर तरफ देखने लगी। 5 मिनट तक वहीं रही। ना तो घोड़ा दिखा और ना ही डोबू जाति का कोई इंसान दिखा। वो खड़ी हो गई, अभी भी डरी हुई थी। ये जंगल जैसी जगह थी और सामने पहाड़ नजर आ रहा था। तेज़ ठंडी हवा की वजह से वो कांप रही थी, परंतु उससे भी ज़्यादा वो ये सोचकर सिहर उठी कि उसे रास्ता नहीं मालूम। जाने वो किस तरफ से आई हो, किधर जाना है। यहाँ सब रास्ते एक जैसे लग रहे थे। घोड़ा उसका मार्गदर्शक था, उसकी सवारी थी, उसका सहारा था, परंतु घोड़े को डोबू जाति वाले ले गए। धरा के चेहरे का रंग फक पड़ गया। किधर जाए? वो तो इस सुनसान जगह पर भटक कर मर जाएगी या डोबू जाति वालों के हाथ लग जाएगी और वो उसे मार देंगे। धरा तो जैसे पगलाई सी वहाँ खड़ी आसपास देखती रही। फिर जगह को समझने की चेष्टा में आगे बढ़ी और सोचने लगी कि रात किस तरफ से यहाँ पहुँची थी। घोड़ा यहाँ खड़ा था तो वो उधर से आया होगा। हाँ, उधर से ही आया होगा।
यहाँ पर वो घोड़े से उतरी, फिर उसने छिपने की जगह ढूंढनी शुरू की। धरा की सोचें थम गई। तभी उसे घोड़े की इननाट सुनाई दी। खिल उठा धरा का चेहरा। घोड़ा है, यहीं है। घोड़े! धरा खुशी से चिल्ला उठी। उस तरफ बड़ी जिधर से हिननाहट आई थी। 3-4 मिनट में वो घोड़े के पास जा पहुंची। वो पेड़ों के पास टहल रहा था। मेरे प्यारे घोड़े! धरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने घोड़े पर हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा। इस वक्त तो दुनिया में यही उसके लिए सब कुछ था। मैंने सोचा डोबू जाति वाले तुझे ले गए, वो घोड़े से बोली। फिर आंसू को साफ करती लगाम को संभाल कर पीछे की तरफ किया और रकाब में पांव फंसाकर कठिनता से उसकी पीठ तक पहुंची, वरना पहले तो जोगाराम उसकी बैठने में सहायता कर देता था। जोगाराम की याद आते ही धरा का मन भारी हो गया। उसकी पत्नी सुनीता का चेहरा आंखों के सामने नाच उठा कि जोगाराम की मौत की खबर सुनकर उस पर क्या बीतेगी। धरा ने मन ही मन फैसला किया कि वापस टाकलिंगला की बस्ती में नहीं जाएगी। वहाँ पर उसके लिए खतरा है। डोबू जाति वाले उसके इंतजार में वहाँ पर छिपे ना हो। वो सीधा रोडवेज अड्डे पर जाएगी और क्योमो की बस ले लेगी। अभी पूरा दिन पड़ा था और उसे एहसास था कि टाकलिंगला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि घोड़े ने रात को भी 3-4 घंटे का सफ़र तय कर लिया था। ऐसे में वो वक्त पर टाकलिंगला पहुँचकर बस पकड़ सकती है। वो जानती थी कि क्योमो जाने के लिए टाकलिंगला से आखिरी बस शाम 4 बजे चलती है। उसने घोड़े को प्यार भरी एड़ मारी तो घोड़ा आगे बढ़ने लगा। चल मेरे घोड़े, धरा ने थके स्वर में कहा। मुझे टाकलिंगला पहुँचा दे। साथ ही लगाम को झटका दिया और घोड़े ने रफ्तार पकड़ ली। तेजी से दौड़ने लगा। सफ़र पुनः शुरू हो गया। धरा अब रास्तों को पहचानने लगी थी और खुशी उत्साह से भर उठी थी कि टाकलिंगला समीप आता जा रहा है। घने जंगल समाप्त होते जा रहे थे। काफ़ी हद तक साफ रास्ता शुरू हो गया था। उसने मन ही मन घोड़े को और भगवान को याद किया, धन्यवाद दिया कि वो अपनी दुनिया में आ पहुंची है। डोबू जाति तक जाने का सफ़र बहुत ही खतरनाक रखा। अब सोचती तो सिहर उठती है कि वो कैसी खतरनाक जगह चली गई थी। जोश जोश में मन ही मन उसने तय किया कि बेशक चक्रवर्ती साहब कहें वो दोबारा उस तरफ नहीं जाएगी। कैसे जाना है ये भी चक्रवर्ती साहब ही देखें। धरा ने मन ही मन गहरी सांस ली। रात तो मरते मरते बची थी। वो छोटी सी चट्टान के सुराग में छिपी थी और बाहर किसी की टांगें देखी, इतने करीब कि उसे हाथ बढ़ाकर छू लेती। वो ज़रूर डोबू जाति का योद्धा ही होगा जो उसे ढूंढ रहा था। धरा सिहर सी गई। कैसे बुरे वक्त से निकल कर आई है। जोगाराम की याद आते ही मन भारी हो गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। 10 लाख पाने और उसके काम आने की चाह में उसने जान गंवा दी। नहीं तो वो भी साथ होता इस वक्त। धरा उसकी पत्नी सुनीता से मिलना चाहती थी। उसे जोगाराम के विषय में बताना चाहती थी। नहीं तो वो हमेशा ही जोगाराम की वापसी का इंतज़ार करती रहेगी। परंतु धरा टाकलिंगला की बस्ती में जाकर खतरा नहीं उठाना चाहती थी। उसे जोगाराम के बारे में बताना चाहती थी। डोबू जाति के लोग कहीं वहाँ छिपे बैठे उसके इंतज़ार में मौजूद ना हो। कुछ देर बाद घोड़ा जंगलों से निकलकर एक पगडंडी पर पहुँच गया। धरा जानती थी कि यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता टाकलिंगला की बस्ती का। अब वो किसी को नज़र नहीं आना चाहती थी। क्या पता डोबू जाति वाले उसके इंतज़ार में कहाँ पर छिपे हों। उसने घोड़े को रोका और नीचे उतर आई। घड़ी में वक्त देखा 12 बज रहे थे। घोड़े को थपथपाया, उसे चूमा, बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली और यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ गई। स्वेटर के भीतर डाल रखा कैमरा निकालकर हाथ में लिया। वो जानती थी कि इस वक्त कैमरे में जो तस्वीरें हैं वो दोबारा कभी नहीं ली जा सकती। अपनी जान पर खेलकर इन तस्वीरों को पाया। अब धरा को अपने पर हैरानी होने लगी कि उसने इतना खतरा कैसे उठा लिया। तभी जोगाराम की शेर वाली बात याद आ गई कि बच्चे के सामने शेर आ जाए तो वो डरेगा नहीं, उससे खेलेगा, क्योंकि वो शेर के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। जोगाराम उसे डोबू जाति के खतरनाक होने के बारे में बताता रहा, परंतु उसने परवाह नहीं की, क्योंकि उस पर धुन सवार थी डोबू जाति तक जाने की, उन्हें देखने की। परंतु अब उसे शेर के शेर होने के बारे में पता चल गया था और वो डरी बैठी थी। जोगाराम को वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। 1 बजे वो पैदल चलती टाकलिंगला के रोडवेज बस अड्डे पर पहुंची। कपड़े मैले हो चुके थे। 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे यही पहने थे। नहाई भी नहीं थी, खाना पीना भी नहीं हुआ था। एक बारगी तो वह पहचानने में नहीं आ रही थी। धरा को अपनी हालत का पूरी तरह एहसास था। मन में सोच रखा था कि क्योमो पहुंचकर नए कपड़े ले लेगी, होटल में कमरा लेकर नींद पूरी करेगी और नहाएगी, खाएगी। 1:40 पर उसे क्योमो जाने वाली बस मिल गई। 4:25 पर धरा क्योमो पहुंच गई। सबसे पहले उसने एसटीडी बूथ से चक्रवर्ती साहब को फ़ोन किया। मैं डोबू जाति के यहाँ से हो आई हूँ चक्रवर्ती साहब, बताते हुए धरा गंभीर थी। वेरी गुड, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे लोग हैं वो? उधर से चक्रवर्ती साहब ने खुशी से पूछा। बेहद खतरनाक, ज़बरदस्त लड़ाके, युद्ध में एक्सपर्ट, हथियार चलाने में माहिर। दोबारा वहाँ जाना भी बहुत बड़ी गलती होगी। क्या मतलब? मैं आपको फ़ोन पर सब कुछ नहीं बता सकती। इतना जान लीजिए कि मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ज़िंदा कैसे बच गई। जोगाराम जो मेरा गाइड बना था वो मारा गया। और मारा गया? मुंबई पहुँचकर सब कुछ बताऊँगी चक्रवर्ती साहब। तुम इस वक्त कहाँ हो? क्योमो। तुम प्लेन से फ़ौरन मुंबई आ। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ प्लेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं जल्दी मुंबई पहुँच जाऊँगी। कहकर धरा ने फ़ोन बंद किया और पैसे देकर दुकान से बाहर आई और एक दुकान से कमीज सलवार खरीदा। जीन्स की पैंट और स्कीवी ढूंढने में उसने वक्त ख़राब नहीं किया।
वो बुरी तरह थकी हुई थी। एक जगह से थोड़ा बहुत कुछ खाया और होटल में कमरा ले लिया। पैसे की उसे चिंता नहीं थी, पास में काफ़ी पैसे थे। 5वें दिन धरा की ट्रेन मुंबई सेंट्रल रुकी। धरा स्टेशन से बाहर निकली। मुंबई पहुंचकर वो बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सही सलामत वो वापस आ पहुंची है, परंतु ये सच था। जब भी डोबू जाति के बारे में सोचती तो मन सिहर उठता। जोगाराम याद आता तो मन पर बोझ सा आ जाता कि वो जान गंवा बैठा। कैमरा अभी भी उसके हाथ में था और शरीर पर क्योमों से लिया पहना सलवीर कमीज सलवार था जो कि मैला हो चुका था। दूसरे हाथ में एक लिफाफा था जिसमें कि वो वाले 8 पत्ते थे जो कि सूखे हुए थे। उन पर कुछ लिखा था, परंतु वो बड़े बड़े पत्ते जाने कैसे थे कि सूखने के बाद भी मुड़ने पर तोड़ने टूट नहीं रहे थे। वो सलामत के सलामत रहते थे। स्टेशन के बाहर पब्लिक बूथ से धरा ने चक्रवर्ती साहब को फ़ोन किया। अपना मोबाइल फ़ोन तो संतराम के घर सामान के बैग के साथ ही छूट गया था। चूँकि मोबाइल पर फ़ोन किया था तो फ़ौरन ही चक्रवर्ती साहब से बात हुई। उनकी आवाज़ सुनते ही धरा ने खुशी भरे स्वर में कहा, चक्रवर्ती साहब, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ। तुम्हारे लिए बुरी खबर है धरा। क्या? धरा का सर कांप सा उठा। कल शाम किसी ने घर पर तुम्हारी माँ की हत्या कर दी। नहीं। धरा सिर से पांव तक कांप उठी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, परंतु हत्या का अंदाज देखकर पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये हत्या दुश्मनी की वजह से की गई हो। तुम लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, मैं और मेरे माँ आराम से रहते थे। हमारा कोई दुश्मन नहीं था। धरा सुबह उठी। मैं अभी आ रही हूँ। अभी अभी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हमें मिली है। हम सब ऑफिस वाले साथ हैं और तुम्हारी माँ की बॉडी को लेकर घर पर ही जा रहे हैं। तुम घर पर ही आ जाना। कैसे मारा गया मम्मा को? धरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। गला काट दिया गया। किसी तेज़ हथियार से ये किया गया है। गर्दन अलग पड़ी और शरीर अलग। नहीं। धरा सिर से पाँव तक काँप उठी। ये नहीं हो सकता। फटाफटा सा स्वर निकला। क्या मतलब? उधर से चक्रवर्ती साहब की आवाज़ आई। गर्दन अलग और बाकी का शरीर अलग? धरा का सर खरखरा रहा था। हाँ, ऐसा ही हुआ। तभी तो पुलिस कह रही ये तो डोबू जाति वालों के मारने का ढंग है। मैं समझा नहीं। चक्रवर्ती साहब, धरा डर से फपक पड़ी। ये डोबू जाति वालों के मारने का ढंग है। वो इसी तरह हत्याएं करते हैं। इस तरह की लाश मैं देख कर आ रही हूँ वहाँ। जोगाराम की लाश। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, परंतु मैं बच गई। भाग आई वहाँ से, लेकिन वो मेरे से पहले मुंबई पहुँच गए। उन्होंने मेरा घर ढूंढ लिया। ओह, हैरानी है। वो मुझे मारना चाहते हैं। वो मेरी जान के पीछे हैं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो धरा, तुम्हारी बात कुछ कुछ मैं समझ रहा हूँ, परंतु वो चक्रवर्ती साहब, धरा आंसुओं से भरे चेहरे को साफ करते कह उठी, आप सब लोग मिलकर मेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दीजिए। डोबू जाति के लोग वहाँ आसपास हो सकते हैं। अगर मैं वहाँ पहुँची तो वो मुझे भी मार देंगे। वो मेरी ही जान लेना चाहते हैं। माँ की जान तो उन्होंने यूं ही ले। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को बुला। पुलिस कुछ नहीं कर सकती उनके सामने। आप कुछ नहीं समझेंगे। मेरी माँ का संस्कार कर। लेकिन तुम कहाँ? मेरे पास कई जगह हैं रहने को। मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। कहकर धरा ने रिसीवर रख दिया। चेहरा मुरझा चुका था माँ की मौत के बारे में सुनकर और डोबू जाति के लोगों के मुंबई आ पहुँचने को लेकर। वो सोच रही थी कि बहुत फुर्ती दिखाई डोबू जाति के लोगों ने। उसके घर के बारे में कैसे पता चला उन्हें? तभी उसे ध्यान आया कि वो और जोगाराम जो बैग भागते वक्त पहाड़ पर चढ़ने से पहले वहाँ छोड़ आए थे, उसमें उसके ऐसे कार्ड थे जिन पर उसकी तस्वीर भी थी और पता भी लिखा था। वहीं से उसके घर का पता जाना होगा उन्होंने। तभी माँ की याद आ गई। एक माँ ही तो थी उसकी दुनिया में, वो भी अब नहीं रही। डोबू जाति के लोगों ने उसे मार दिया और अब उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। आंसू बह निकले आंखों से। उसने हाथों में पकड़ रखे कैमरे और लिफाफे को संभाला और टैक्सी लेकर अपनी सहेली के घर की तरफ चल पड़ी। सोच रही थी कि उसके सामने ऐसे हालात आ गए हैं कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकती। उसे पूरा यकीन था कि वहाँ पर डोबू जाति का कोई व्यक्ति ज़रूर मौजूद होगा कि वो उधर पहुँचे तो उसे खत्म कर दे, ताकि वो उनके बारे में किसी को न बता सके। वो बबूसा था जो पैदल ही सड़क किनारे फुटपाथ पर चलता जा रहा था। और लोग भी आ जा रहे थे। एक तरफ दुकानें थी और दूसरी तरफ सड़क जिस पर तेज़ी से वाहन आ जा रहे थे। बबूसा का सांवला चेहरा शांत था इस वक्त। कमीज पैंट पहन रखी थी, शायद उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। तभी तो तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। एकाएक बबूसा के मस्तिष्क को झटका सा लगा। वो ठिठक गया। उसने 2-3 गहरी गहरी सांसें ली जैसे कि कुछ सूंघ रहा हो, और तभी उसकी निगाह सड़क की तरफ घूम गई। सामने से टैक्सी जा रही थी और पीछे वाली सीट पर धरा बैठी दिखाई दी। टैक्सी आगे निकल गई। बबूसा फौरन सड़क पर आया और आसपास देखा। सामने ही उसके देखते देखते मोटरसाइकिल रुकी और उस पर से एक युवक उतरकर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाने जा रहा था। बबूसा मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ा और सीधा उसकी सीट पर जा बैठा। ये क्या करो? मेरी मोटरसाइकिल! बबूसा ने युवक को धक्का दिया, चाबी घुमाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और युवक के संभलने से पहले ही वो मोटरसाइकिल को दौड़ाता ले गया। पीछे से युवक के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी थी। अगले ही कुछ मिनटों में बबूसा ने धरा वाली टैक्सी को पा लिया और मोटरसाइकिल टैक्सी से आगे ले जाकर टैक्सी को रोकने का इशारा करने लगा। बबूसा ने कई बार कोशिश तो टैक्सी ड्राइवर ने किनारे टैक्सी रोक दी। बबूसा मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाकर फ़ौरन टैक्सी के पास पहुंचा। क्या बात है सेठ? टैक्सी ड्राइवर क्या उठा।
बबूसा ने फ़ौरन टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोला। धरा जो पहले से ही परेशान थी ये सब होता पाकर सहम सी गई थी। क्या है? धरा के होंठों से निकला। टैक्सी ड्राइवर पीछे देखता क्या उठा। अपन की सवारी को हाथ मत लगाना सेठ, नहीं तो दंगा हो जाएगा। तभी बबूसा का हाथ बिजली किसी गति से घूमा और ड्राइवर की कनपट्टी पर पड़ा। ड्राइवर का सिंह स्टीयरिंग पर जा लगा। वो बेहोश हो गया था। ये देखकर धरा आतंक से भर उठी। तुम्हारे पास क्या है? बबूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या? धरा का सर कांप उठा। डोबू जाति की कौन सी चीज़ तुम्हारे पास है? बबूसा ने पुनः पूछा। किसी अजनबी के मुंह से मुंबई में डोबू जाति के बारे में सुनकर धरा कांप उठी। डोबू जाति? मेरे पास कुछ नहीं है, धरा जल्दी से बोली। मैं तो सच कहो, मुझे गंध आ चुकी है कि तुम्हारे पास डोबू जाति की कोई चीज़ है। मुझे हैरानी है कि डोबू जाति की कोई चीज़ किसी बाहरी इंसान के पास कैसे पहुंच गई। बताओ क्या है तुम्हारे पास? धरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और कठिनता से कह उठी। तो तुम कौन हो? बबूसा। सुनते ही धरा सिर से पांव तक कांप उठी। चेहरा पीला पड़ गया। बबूसा? उसके होठों से निकला। उसका डरना बबूसा से छिपा नहीं रहा। वो बेहद नरम लहजे में बोला। लगता है जैसे तुमने मेरा नाम सुन रखा है, परंतु मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम तो डोबू जाति छोड़ चुके हो, धरा ने डरे स्वर में कहा। हाँ, बबूसा मुस्कुराया। तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती हो। मैंने गंध से पहचाने कि डोबू जाति की कोई चीज़ मेरे पास ही कहीं मौजूद है। तभी गंध तेज़ हो गई और मैंने टैक्सी को पास में जाते देखा तो समझ गया कि इसी टैक्सी में वो चीज़ है। बोलो क्या है तुम्हारे पास? धरा कुछ पल बबूसा को देखती रही। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे पास। सहमी सी धरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरते लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। बबूसा ने फ़ौरन लिफाफा खोलकर देखा। भीतर निगाह पड़ी तो बुरी तरह चौंका। ये तुम्हारे पास? बबूसा के होठों से निकला। धरा और भी डर गई। किसने दिया ये तुम्हें? मैं लाई हूँ, डोबू जाति से। धरा ने भय से खरखराते स्वर में कहा। तुम डोबू जाति के भीतर गई? पहाड़ों के भीतर? बबूसा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। धरा ने सहमति से सिर हिलाया। गई और वहाँ से बाहर आ गई? किसी ने तुम्हें देखा नहीं? बबूसा हैरान था। देखा, परंतु उस रात पूरा चांद निकला हुआ था और डोबू जाति के सब लोग पेट के बल लेटे हुए। समझ गया। बबूसा के होंठ पिच गए। परंतु ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम डोबू जाति को नहीं जानती। वो तुम्हें मारे बिना चैन नहीं लेंगे। अब तक तो वो मुंबई भी पहुंच गए होंगे। तुम्हारी जान नहीं बच सकती, परंतु मैं तुम्हें ज़्यादा देर जिंदा रख सकता हूँ। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? धरा का शरीर डर से कांपने लगा था। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों तक उनसे बचा कर रख सकता हूँ। जिस तरह मैंने गंध पाई है उस तरह वो भी गंध पाकर तुम तक पहुँच जाएंगे। मेरे साथ चलो तुम। धरा घबराई सी तुरंत टैक्सी से बाहर आ गई। बबूसा धरा को होटल के कमरे में ले आया। धरा के चेहरे पर घबराहट और परेशानी नाच रही थी। बबूसा ने उसे पानी पिलाकर पूछा, कुछ खाओगी? भूख तो है पर खाने का मन नहीं है, धरा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, बाद में खा लेना। अब मुझे सब कुछ बताओ कि तुम डोबू जाति तक कैसे पहुंची और क्या हुआ। धरा व्याकुल उठी। बबूसा को देखा। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरे पास तुम ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहोगी। बहुत ज़्यादा देर तक? मैं समझी नहीं। धरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। डोबू जाति वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, परंतु मैं तुम्हें उनसे देर तक बचा सकता हूँ, बबूसा ने कहा। ज़्यादा देर तक? मतलब कि तुम मुझे उनसे बचाए नहीं रख सकते? ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकता, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। पहले मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। धरा ने सारी बात सच सच बता दी। बबूसा ने सब कुछ सुना और गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। धरा की आंखों से आंसू निकल गए। मेरी माँ ने उनका क्या बिगाड़ा? वो तब तक सबको मारते रहेंगे जब तक कि तुम्हें न मार दें, बबूसा बोला। सबको मारने का क्या मतलब? जो तुम्हारी पहचान के हैं, तुम्हारे करीब हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अपने शिकार को बुरी तरह डरा देते हैं कि घबराहट में शिकार सामने आ जाए। तुम उनके ठिकाने के भीतर झांक आई हो। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आएगी। मैंने नहीं सुना कभी कि कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पहुँचा और जिंदा बचाओ। ऐसे लोगों को वो तुरंत मार देते हैं। अगर वो रात पूरे चांद की रात न होती तो उन्होंने तुम्हें उसी वक्त मार देना था। लेकिन उस वक्त वो रानी ताशा के आदर में खुद को समर्पित किए हुए थे और उठ नहीं सकते थे। रानी ताशा कौन? बबूसा ने धरा को देखा, कहा कुछ नहीं। रानी ताशा कौन है? इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि रानी ताशा कौन है, बबूसा बोला। तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। डोबू जाति के योद्धा तुम्हारी जान ले लेकर मुंबई पहुंच चुके हैं। ये भी जान लो कि वो कभी भी असफल नहीं होते, सफल होकर ही वापस लौटते हैं। मतलब कि वो तुम्हारी जान लेकर ही रहेंगे। धरा का चेहरा भय से पीला पड़ गया। तुम मुझे बचा लोगे ना? ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा देर तक क्यों नहीं? वो ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। मैं तुम्हें कितना भी बचाने की कोशिश कर लूँ, परंतु उनका कोई ना कोई वार तुम पर चली जाएगा। वार करने में वो माहिर है। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं खुद को बचा लेता, परंतु हर पल तुम्हारा ध्यान भी तो नहीं रख सकता। उनका कोई ना कोई वार चल जाएगा तुम पर। मैं मरना नहीं चाहती। कोशिश करूँगा उनसे तुम्हें ज़्यादा देर तक बचा सकूँ, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। सच बात तो यह है कि इसमें मैं सारी गलती तुम्हारी ही मानता हूँ। डोबू जाति के घर तक तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। डोबू जाति की दुनिया में तुम्हारे दखल की गुंजाइश थी ही नहीं। सारी गलती ही तुम्हारी है। मैं नौकरी ऐसी करती हूँ कि ऐसी जगहों पर मुझे जाना पड़ता है, धरा थके स्वर में बोली।
जिसकी नौकरी करती हो उससे कहो कि डोबी जाति के योद्धाओं से तुम्हें बचा ले। मैं सरकारी नौकरी करती तो सरकार से कहो कि तुम्हें बचा ले। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। धरा बबूसा को देखने लगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। डोबू जाति को यह पसंद नहीं कि तुम उनके बारे में दूसरे लोगों को बताओ। वो गुमनाम रहना चाहते हैं। यहाँ की दुनिया में वो दखल नहीं देते और यहाँ के लोगों का दखल चाहते भी नहीं अपने में। तुमने उनके भीतर झाँका है तो अब तुम्हारी सज़ा मौत है। मैंने तो सुना है कि बबूसा डोबू जाति का सबसे खतरनाक आदमी है। धरा बोली। तो तुम उन्हें मार सकते हो जब वो मुझे मारने आए। मुझे बचा सकते हो। ज़रूर बचाऊंगा। उन्हें मार दूंगा, परंतु उनकी संख्या ज़्यादा है। वो मरते रहेंगे, आते रहेंगे और कभी भी उनका सफल वार तुम पर हो जाएगा। वो अकेले शिकार की तरफ नहीं बढ़ते, झुंड बनाकर शिकार को घेरते हैं। अब वो मुंबई 10-5 की संख्या में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि उनकी संख्या ज़्यादा होती जा रही होगी। तुम तक पहुँचने में उन्हें जितनी देर हो रही है उतने ही योद्धा डोबू जाति से मुंबई पहुँच रहे होंगे। तुम्हें अभी उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं। तुम्हारा मतलब कि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? बेशक उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, परंतु बात मेरी होती तो वो मुझसे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें शिकस्त देने का तरीका मुझे आता है, क्योंकि मैं भी वहीं का हूँ और वो भी वहीं के हैं। वो मेरे से डरते हैं, परंतु जब उनका समूह बन जाता है तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। तुमने जब डोबू जाति से विद्रोह किया, मैंने सुना था कि वो चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सके थे। ठीक सुना। तब भी तो वो तुम्हें समूह में थे, तुम्हें रोक सकते थे। अवश्य रोक सकते थे, कैद कर सकते थे। मुझे रोकना चाहा तो मैंने 7-8 योद्धाओं की जान ले ली। अगर वो समूह में मेरे सामने आ जाते और मुझे पकड़ते, मुझ पर काबू पाते तो मैं वहाँ ढेरों लाशें बिछा देता। ये बात डोबू जाति वाले जानते थे। डोबू जाति वाले इस तरह अपने योद्धाओं को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक एक योद्धा के तैयार होने में योद्धा का आधा जीवन लग जाता है। योद्धा बनाने के पीछे बहुत लोगों की अथाह मेहनत होती है। फिर मुझे चले आने देने का मतलब था कि मैं रानी ताशा की तरफ से भेजा गया हूँ और मेरी जिम्मेवारी रानी ताशा की है। ऐसे में रानी ताशा कौन है उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। क्यों? सवाल मत पूछो। ये रानी ताशा तुम्हारी क्या लगती है? उसके सामने मेरी स्थिति नौकरों जैसी है, बबूसा ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि तुम रानी ताशा का हुक्म मानते हो? दारा ने पूछा। मानता था, अब नहीं। डोबू जाति से मेरा विद्रोह रानी ताशा के लिए ही था। डोबू जाति से मेरा खास वास्ता नहीं है। मैं समझी नहीं। बबूसा चुप रहा। मुझे बताओ रानी ताशा के बारे में। मैं कुछ समझी नहीं की। इस बारे में जानने की चेष्टा मत करो, मैं बताने वाला नहीं। धरा कुछ पल बबूसा को देखती रही, फिर बोली। तुम डोबू जाति से बाहर क्यों निकले? क्या बात हो गई जो तुम सवाल बहुत पूछती हो? मैं सब कुछ जान लेना चाहती। तुम्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। डोबू जाति के योद्धा तुम्हारी माँ को मार चुके हैं और अब तुम्हें मारेंगे। वो लोग कभी भी तुम तक पहुँच सकते हैं। तुम्हें अपनी जान बचाने की सोचना चाहिए। धरा के चेहरे पर घबराहट उभरी, सूखे ओठों पर जीभ फेरी। अब हमें कुछ काम की बातें कर लेनी चाहिए, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। काम की बात? हाँ, मैं तुम्हें डोबू जाति के योद्धाओं से बचाऊंगा, क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। मैं नाराज़ भी हूँ उनसे, इसलिए जो भी तुम्हारे को मारने आएगा मैं उसका मुकाबला करूँगा। ऐसा करके मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं तुमसे कोई सहायता चाहता हूँ। बबूसा ने कहा। कैसी सहायता? मुझे एक आदमी की तलाश है। उसका पता क्या है? वो मैं नहीं जानता। कि फिर तो कठिन बात है उसे तलाश कर पाना। तुम्हारे पास उसका पता भी नहीं है? धरा ने कहा। उसका नाम देवराज चौहान है। वो चोर है। चोर है? हाँ, बड़ी बड़ी चोरियाँ करता है वो। ये नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना। धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। लोगों से पूछो, पता चल जाएगा, बबूसा बोला। एक चोर से तुम्हें क्या काम? मेरा अपना मतलब है उससे। उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है? नहीं। चोर के बारे में तो पुलिस ही बता सकती है। धरा ने बबूसा को देखा। इस बारे में पुलिस से पूछना पड़ेगा। ये तुम्हारा काम है, तुम जानो कि पुलिस से कैसे पूछना है। तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें डोबू जाति के योद्धाओं से बचाऊंगा। धरा गंभीर निगाहों से बबूसा को देखने लगी। क्या सोच रही हो? बबूसा ने पूछा। अनजाने में मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। इस मुसीबत से तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकोगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा देर तक बचाए रख सकूं। धरा बेचैन हो उठी। क्या अब तुम कोई काम करना चाहती हो? हाँ, कैमरे से तस्वीरों के प्रिंट निकलवाने, फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। तुमने मेरे पास रहना है, तभी तुम बची रह सकती हो। लेकिन इस बात की गारंटी तब भी नहीं है। डोबू जाति वाले दूर से ही अपने शिकार पर जानलेवा वार करने में माहिर हैं। मुझे भूख लगी है। धरा सोच भरे स्वर में क्या उठी। अभी खाना मंगवा देता हूँ। धरा ने फोटोग्राफर की दुकान से कैमरे में मौजूद तस्वीरों के प्रिंट निकलवाए। सब तस्वीरें डोबू जाति की थीं। उन तस्वीरों को देखकर धरा को डोबू जाति का सफ़र याद आ गया। जोगाराम याद आया तो माँ की मौत भी याद आई। वो महसूस कर चुकी थी कि उसकी जान पूरी तरह खतरे में है। बबूसा के बारे में पहले से ही सुन चुकी थी, इसलिए बबूसा पर उसने यकीन कर लिया था कि वो उसे बचा सकता है, परंतु वो भी इस बात की गारंटी नहीं ले रहा था। यही कहा कि ज़्यादा लंबे समय तक उसे बचा के रखेगा, मतलब कि आखिरकार वो मरेगी। इस वक्त धरा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या नहीं। जब तक वो फोटोग्राफर की दुकान पर रही, बबूसा दुकान के बाहर मौजूद रहा। ऐसे बुरे वक्त में बबूसा का साथ पाकर धरा कुछ राहत में थी।
धरा तस्वीरों का लिफाफा थामे कैमरा थामे बाहर निकली। उसका चेहरा उतरा हुआ था। और क्या करना चाहती हो तुम? उसके पास आने पर बबूसा ने पूछा। चक्रवर्ती साहब को तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज वो मेरी माँ के दाह संस्कार में व्यस्त हैं। धरा ने भारी सर में कहा। तुम वहाँ नहीं गई? मैंने सोचा वहाँ डोबू जाति वाले मौजूद ना हो, मेरा इंतज़ार न कर रहा हूँ। वो ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे। बबूसा ने सिर हिलाया। वहाँ न जाकर तुमने अच्छा किया। मैं वहाँ जाती तो वो मुझे भी मार देते ना। धरा का चेहरा लटक गया। तुम्हें ही तो मारना चाहते हैं वो। उसके बाद वो क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे। अपनी मौत के बारे में सोचकर धरा पीली पड़ गई। उन पत्तों पर क्या लिखा है? धरा ने पूछा। तुम नहीं पढ़ सकी? मुझे वो भाषा समझ में नहीं आई। वो भाषा किसी को भी समझ में नहीं आ सकती। वो इस धरती की भाषा नहीं है। बबूसा ने सिर हिलाया। इस धरती की भाषा नहीं है? धरा के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, वो हमारे ग्रह की भाषा है। वो पत्ते भी हमारे ग्रह के हैं। उन पर रानी ताशा की तरफ से इकरारनामा लिखा है कि डोबू जाति वाले उनके दोस्त हैं। उनके लिए वो किसी की जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। 250 वर्ष पहले जब पोपा यानी अंतरिक्षयान पर सवार होकर पहली बार रानी ताशा के लोग इस ग्रह पर आकर डोबू जाति से मिले, तो वो पत्ते, वह इकरारनामा उन्होंने डोबू जाति वालों को सौंपा था। वो तब पोपा क्या होता है? जैसे यहाँ के लोगों का अंतरिक्षयान। ओह, धरा हक्की बक्की थी। तुम अपने किसी ग्रह की बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। क्या तुम किसी दूसरे ग्रह से हो? तुमने अभी कहा कि वो हमारे ग्रह की भाषा है। बताओ मुझे तुम। मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा जन्म मेरे अपने ग्रह पर हुआ था। फिर पोपा मुझे डोबू जाति में छोड़ गया। डोबू जाति के बच्चों में पला मैं और योद्धा बना, परंतु जन्म के समय मेरे भीतर महापंडित ने शक्तियाँ डाल दी थी, जिनसे मैं अब वाकिफ़ होता जा रहा हूँ। वो शक्ति अब खुद ही अपनी मौजूदगी का एहसास वो शक्तियाँ खुद ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। महापंडित कौन? हमारे ग्रह का सबसे बड़ा विद्वान। जीवन मृत्यु को वही संभालता है। और तुम्हारा ग्रह कहाँ है? बबूसा ने धरा के हैरान चेहरे को देखा और क्या उठा। ये इन बातों का समय नहीं है। तुमने मुझे हैरान कर दिया ऐसी बातें कहकर। मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा। सड़क पर खड़े होकर बात नहीं होती। तो होटल के कमरे में चलेंगे, परंतु पहले पुलिस से देवराज चौहान नाम के चोर के बारे में पता करो कि वो कहाँ रहता है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बबूसा ने कहा। वो देखो, वो सामने पुलिस वाला डंडा लेकर घूम रहा है। मैं उससे पूछती हूँ। क्या कर धरा आगे बढ़ गई। धरा पुलिस वाले के पास पहुंची। नमस्कार भैया। वो हवलदार था। उसने धरा को देखकर सिर हिलाया। भैया, आप देवराज चौहान नाम के चोर को जानते हैं? धरा ने पूछा। देवराज चौहान नाम का चोर? क्यों? हवलदार ने पूछा। वो मेरा पर्स ले भागा कल। तो मैं पर्स ले भागा? तो उसका नाम तुम्हें कैसे पता चला? उसी ने बताया था। धरा हड़बड़ा कर बोली। कहा उसने कि उसका नाम देवराज चौहान है। अगर मुझे ढूंढ कर मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हारा पर्स वापस दे दूंगा। ऐसा कहा कमीने ने? हाँ। कहाँ छीना उसने तुम्हारा पर्स? यहीं पास के चौराहे पर। उसके बारे में कुछ जानते हो तो बता दो ना। धरा ने मुंह लटका कर कहा। देवराज चौहान? हवलदार सोच भरे स्वर में बोला। इस नाम का तो कोई चोर नहीं है इलाके में। नया आया होगा। साले को ढूंढना पड़ेगा कि बिना इजाज़त दिए धंधा करता है। क्या कहा? मैंने इस चोर का नाम नहीं सुना। पक्का भैया नहीं सुना? नहीं सुना। धरा वापस बबूसा के पास आ गई। पता लगा? बबूसा ने पूछा। उसने देवराज चौहान के नाम के चोर का नाम नहीं सुना। तो किसी और से पता करो। तुम्हें उससे क्या काम है? क्या उसने तुम्हारा कुछ चुराया है? धरा बोली। मेरा कुछ नहीं चुराया। तो फिर क्यों? जो बात मैं ना बताना चाहूँ वो सवाल मुझसे दोबारा न पूछा करो। धरा चुप रह गई। देवराज चौहान के बारे में किसी और पुलिस वाले से पूछो, बबूसा ने कहा। मैं थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती। रात को नींद ले लेना। मुझे देवराज चौहान का पता जानने की बहुत ज़रूरत है। धरा देवराज चौहान नाम के चोर के बारे में पुलिस वालों से पूछती रही। अलग अलग इलाकों के 2 पुलिस स्टेशन में भी गई। रात 10 बजे के करीब को सफलता हाथ लगी। एक सब इंस्पेक्टर ने धरा को बताया कि देवराज चौहान तो मशहूर डकैती मास्टर है। धरा ने फ़ौरन ये बात बाहर खड़े बबूसा को जा बताई। हाँ, वो मशहूर है। पुलिस उसे पकड़ लेना चाहती है। वो वही डकैती मास्टर होगा। बबूसा फ़ौरन क्या उठा। चोर और डकैत में बहुत फ़र्क होता है, धरा बोली। ये बात मुझे पता नहीं थी। कहाँ रहता है देवराज चौहान? बबूसा ने पूछा। ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। उस पुलिस वाले ने बताया कि वो डकैती मास्टर है, तो ये बताने तुम्हारे पास आ गई। मैं अभी उससे और बातचीत करके पता करती हूँ, कहकर धरा पुलिस स्टेशन में चली गई। बबूसा बाहर ही मौजूद रहा। करीब 1 घंटे बाद धरा बाहर आई। क्या पता लगाया? उसके पास आती बबूसा ने पूछा। कोई पुलिस वाला नहीं जानता कि देवराज चौहान कहाँ रहता है। वो पुलिस से हमेशा छिपा रहता है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि इंस्पेक्टर वानखेड़े के हाथ में उसका केस है। ज़्यादा बातें तो वही बता सकता है। इंस्पेक्टर वानखेड़े? ये कहाँ मिलेगा? पता नहीं। उसका फ़ोन नंबर लाई हूँ, बात हो सकती है उससे। परंतु वो हमसे देवराज चौहान के बारे में फ़ोन पर बात क्यों करेगा? क्यों हमें बताएगा कि वो कहाँ मिल सकता है या कहाँ नहीं मिल सकता? धरा ने कहा। तुम फ़ोन पर उससे उसका पता ले सकती हो। पता?
हाँ वो मैं ले लूँगी, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। पता ले लो, हम उसके पास चलेंगे और मैं उसके मुंह से सब कुछ निकलवा दूंगा। उसे मारोगे? धरा ने बबूसा को देखा। वो नहीं बताएगा तो उसे ज़रूर मारूंगा। यहाँ पुलिस वालों को मारना गंभीर जुर्म माना जाता है। मैं नहीं डरता किसी से। तुम पुलिस वाले को मारोगे नहीं, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं उससे बात करूंगी, देवराज चौहान का पता जानने की कोशिश करूंगी, परंतु तुम उसे मारोगे नहीं, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब तुम उसे फ़ोन करो। मेरे पास मोबाइल नहीं है, किसी फ़ोन बूथ से फ़ोन करना होगा। उसके बाद धरा ने फ़ोन बूथ तलाशा, जो कि पास की मार्केट में ही मिल गया। वहाँ से धरा ने इंस्पेक्टर वानखेड़े का वो नंबर मिलाया जो सब इंस्पेक्टर ने दिया था। पहली बार में ही फ़ोन लग गया। हेलो, उधर से वानखेड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। बबूसा खुले बूथ के दरवाजे पर खड़ा था और बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब? जी हाँ, आप कौन? मेरा नाम धरा है और मैंने अभी खार के पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर से आपका नंबर लिया है। मैं आपसे देवराज चौहान के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप अपना पता बता सकते हैं या मिल सकते हैं? देवराज चौहान के बारे में बात? डकैती मास्टर देवराज चौहान, जानते हैं ना आप उसे? आपका देवराज चौहान से क्या वास्ता? कुछ नहीं, बस मेरा आपसे मिलना ज़रूरी है। अपने बारे में कुछ बताओ, उधर से वानखेड़े ने कहा। मैं सरकारी विभाग पुरातत्व विभाग में काम करती हूँ। देवराज चौहान के बारे में आपने क्या बात करनी है? दूसरी तरफ से वानखेड़े ने पूछा। ये मिलने पर ही बात होगी। क्या आप मिल सकते हैं मुझे? क्यों नहीं। आप अपने घर का पता बता। आप कहाँ हैं इस वक्त? खार की मार्केट में। तीसरे रास्ते पर जो मार्केट है वहाँ, धरा ने कहा। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आप मुझे बता दीजिए कहाँ पर है, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। उधर से वानखेड़े ने कहा। एक दुकान के बाहर पब्लिक बूथ है, मैं वहीं से बोल रही हूँ। उसी बूथ के पास रहिए, मैं आपको पहचान जाऊँगा। धरा ने रिसीवर रखा और बबूसा से बोली, इंस्पेक्टर वानखेड़े थोड़ी देर में यहाँ आएगा, उस पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। रात के 11:45 हो रहे थे। मार्केट बंद हो रही थी। सड़क पर अभी भी लोगों का आना जाना जारी था। धरा उसी बूथ के पास खड़ी थी। बबूसा कुछ दूरी पर मौजूद था। इंस्पेक्टर वानखेड़े वहाँ पहुंचा और सीधा धरा के पास आ गया। उसने सादी कमीज पैंट पहनी थी। उसकी हालत बता रही थी कि वह व्यस्तता के दौर से गुजर रहा है। आप धरा हैं? वानखेड़े ने पूछा। आप कौन? इंस्पेक्टर वानखेड़े। मैं धरा ही हूँ, परंतु आपने वर्दी नहीं पहनी हुई है, धरा ने पूछा। मैं बहुत कम वर्दी पहनता हूँ, मेरी ड्यूटी हेडक्वार्टर में होती है। मैं आपकी आवाज़ से पहचान पहचान चुकी हूँ कि मैंने आपसे ही बात की थी। कहने के साथ ही धरा ने बबूसा को पास आने का इशारा किया तो बबूसा पास आ गया। वानखेड़े ने उसे गहरी निगाहों से देखा। यहाँ पर दुकानों की मध्यम सी रोशनी पहुँच रही थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब, ये बबूसा है। बबूसा? बहुत अजीब सा नाम है। मेरा नाम बबूसा ही है, बबूसा बोला। वानखेड़े ने सवालिया नज़रों से धरा को देखा। मुझे ये कहीं मिल गए और देवराज चौहान को तलाश कर रहे हैं। उसे अपना रिश्तेदार बताते हैं, धरा ने कहा। रिश्तेदार? वानखेड़े क्या उठा। मेरे ख्याल से तो उसके चाचा सावरा चौहान के अलावा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं देवराज चौहान का रिश्तेदार हूँ, बबूसा बोला। तो मुझसे क्या चाहते हो? मुझे पता चला है कि आप देवराज चौहान के बारे में जानकारी रखते हैं। हाँ तो? मुझे देवराज चौहान से मिलना है, उसका पता बता दीजिए। मैं उसका पता जानता होता तो उसे गिरफ्तार कर चुका होता, वानखेड़े ने कहा। मुझे देवराज चौहान से बहुत ज़रूरी काम है, आप मुझे उसका पता बता दीजिए। मैं उसका ठिकाना नहीं जानता बबूसा साहब। तो ऐसे किसी आदमी के बारे में बता दीजिए जो उसका पता जानता है। सोहनलाल उसका पता जानता है, वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला। वो कहाँ रहता है? वानखेड़े ने सोहनलाल का पता बताया, फिर पूछा, आपकी देवराज चौहान से क्या रिश्तेदारी है? वो मेरा सब कुछ है, बबूसा बोला। सब कुछ? वो मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा बबूसा साहब। वानखेड़े सच में उलझन में था। इसकी बातें मेरी समझ में भी नहीं आती। धरा जल्दी से कह उठी। ये कुछ अजीब सा है, मैं इसकी सहायता। ये आपको कहाँ मिला? वानखेड़े ने धरा से पूछा। मुझे? धरा का दिमाग तेजी से दौड़ा। इसने मेरी सहायता की। एक बदमाश से मुझे बताया तो मैं इसके लिए देवराज चौहान को ढूंढने में लग गई। सिर्फ इतनी ही बात थी? तो ये बात फ़ोन पर भी हो सकती थी, वानखेड़े ने कहा। फ़ोन पर आप बात ठीक से नहीं समझ पाते और मैं समझा भी नहीं पाती। फिर भी आपको यहाँ तक आने की जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, धरा ने आभार भरे स्वर में कहा। वानखेड़े वहाँ से चला गया। चलो, बबूसा बोला। सोहनलाल के पास चलो। ये वक्त नहीं है किसी के घर जाने का, कल सुबह चलेंगे। परंतु मुझे देवराज चौहान से मिलने की जल्दी है। जो भी हो, आधी रात को किसी के पास नहीं जाते। आगे जो भी होगा कल सुबह होगा। मैं ज़रा चक्रवर्ती साहब से बात कर लूँ, कहकर धरा फ़ोन बूथ में प्रवेश कर गई। धरा ने चक्रवर्ती साहब से बात की। माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से कर दिया चक्रवर्ती साहब, धरा का सर भर्रा उठा। सब ठीक से हो गया, तुम फिक्र मत करो। धरा के गालों पर आंसू आ गए। कल आऊँगी मैं ऑफिस में, आपको दिखाने को मेरे पास बहुत कुछ है। तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। डोबू जाति वाले कहीं तुम्हारी जान भी ना ले लें। मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। कल मेरे लिए एक मोबाइल नया नंबर डाल के रखना आप। मेरा फ़ोन वहीं पर छूट गया और इस वक्त मेरे पास कोई आईडी नहीं है कि नंबर ले सकूँ, धरा बोली।
ठीक है, कल तुम कब आओगी? दोपहर में, कहकर धरा ने रिसीवर रखा और माँ को याद करते आंसू पहुँचते बाहर आ गई बूथ से।